हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं भीष्म बैच फॉर जेईई एडवांस्ड। और आज जिस चैप्टर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री का, ये वो चैप्टर है जिस चैप्टर में से जेईई मेंस ने इस चैप्टर को सिलेबस से हटा दिया है, जेईई एडवांस के सिलेबस में है। तो श्योर शॉट इस चैप्टर से क्वेश्चन पक्का पूछा जाना है और पिछले कुछ सालों का जो ट्रेंड रहा है उस ट्रेंड में भी इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। दो क्वेश्चंस भी कई बार देखे गए हैं कि एक ही साल में 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए। छोटा सा चैप्टर है, कुछ बहुत ज्यादा लंबे चौड़े कॉन्सेप्ट भी नहीं होते हैं इस चैप्टर में। आसानी चैप्टर में बोलूंगा इसको कैटेगरी का, लेकिन फिर भी कई बार बच्चे इस चैप्टर में मुश्किल लगती है उनको, क्योंकि कई बार कैलकुलेशन काफ़ी होती है इसके जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें, और कई बार यूनिट का जो कन्वर्जन होता है उसमें भी बच्चे मात खा जाते हैं, है ना। तो इस चैप्टर के लिए एक चीज़ आप लोग ध्यान रखें, बेसिक यूनिट कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। अब यूनिट में ज़्यादातर आता है प्रेशर और आता है वॉल्यूम, है ना। और साथ साथ आर की जो यूनिट्स होती हैं, जो आपका गैस कॉन्स्टेंट होता है उसकी जो यूनिट्स होती हैं, उस पर भी कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है ना। प्रेशर और वॉल्यूम में तो खास तौर पे कई बार एमएमएचजी दे देता है, फिर उसको एटीएम में कन्वर्ट करना पड़ता है, एटीएम देता है उसको बार में कन्वर्ट करना होता है। यस, तो ये कन्फ्यूजन वॉल्यूम में कई बार डेसीमीटर क्यूब लिख देगा, कई बार वो लीटर लिख देगा, एमएल लिख देगा, कुछ ऐसा वॉल्यूम में भी आगे पीछे कहानी वो लिखता है ना। तो ये कन्वर्जन आपको बेसिक कन्वर्जन पता होने चाहिए। और क्योंकि अब आप जेईई एडवांस का पेपर देने जा रहे हो तो इसे इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि ये चीजें तो तुम्हें पता ही होगी यार, है ना। अगर फिर भी नहीं पता है तो एक बार आप लोग वापस से यूनिट कन्वर्जन देख लें, क्योंकि इस चैप्टर में बड़ा रोल रहने वाला है। यस, लंबा चौड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है, लेकिन ये गारंटी है क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप वैल्यू की बात करो ना, हम बोलते हैं ना वैल्यू फॉर मनी, तो ये वैसा ही चैप्टर है। वैल्यू फॉर एफर्ट्स, जितने एफर्ट डालोगे ना तो उससे काफी अच्छा रिजल्ट आपको इस वाले में मिलने वाला है, ठीक है। डन। तो चलिए फिर पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर मैं डाल देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। क्या क्या कर रहे हैं, मतलब इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अगर हमारे पास टाइम रहा तो क्वेश्चंस की तरफ भी जाएंगे, नहीं तो पीवाईक्यूज तो है ही। हाँ देखो जी, सबसे पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैं लेके आया हूं जेईई एडवांस 2023 वाला, है ना। सबसे पहले यही वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। और अगर मान लो यही क्वेश्चन वापस इस साल पूछा जाए तो क्या आप लोग कर पाओगे क्या, है ना। देखो ये तो कोई गारंटी नहीं होती यार कि क्वेश्चन रिपीट होगा एडवांस में, लेकिन हाँ मतलब इतना जरूर रहता है कि जब हम लोग प्रीवियस एसेस के क्वेश्चंस करते हैं ना, अच्छी प्रैक्टिस अगर हमारी होती है तो जो हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो थोड़ा सा मतलब क्लियर होने लगते हैं, और साथ साथ एक अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हमें मिल जाती है। यस, चलो तो पहला इस क्वेश्चन को एक बार आप अच्छे से पढ़ो। क्या कहता है, लिखता है कि गैस है जिसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 0.5 है एंड मोलर वॉल्यूम ऑफ 0.4 डेसीमीटर क्यूब पर वॉल्यूम पर मोल, ना डेसीमीटर क्यूब मतलब लीटर की बात होगी। ये वापस से इसने, मैं कह रहा था ना कन्वर्जन की बात कर लेता है, तो 1 लीटर या फिर डेसीमीटर क्यूब को बात एक ही है। जेड मतलब मैं यहां से जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो कितना दे रखा है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बेटा दे रखा है 0.5, और मोलर वॉल्यूम जो है वो कितना दे रखा है 0.4 डेसीमीटर क्यूब पर मोल, ठीक है। एट ए टेम्परेचर ऑफ 800 केल्विन, यहां से टेम्परेचर जो है वो कितना दे रखा है क्वेश्चन में 800 केल्विन दे रखा है, एंड प्रेशर ऑफ एक्स एटीएम, प्रेशर कितना दे रखा है एक्स एटीएम दे रखा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इफ इट शोज आइडियल गैस बिहेवियर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर द मोलर वॉल्यूम विल बी वाई डेसीमीटर क्यूब, और हमसे पूछा है कि एक्स अपॉन वाई की वैल्यू कितनी होगी, बताओ। देख रहे हो क्वेश्चन बहुत ही साधारण है, सिंपल है, सीधा सा क्वेश्चन है। क्या करना है, सबसे पहले आप एक चीज बोलो, आप बोलोगे सर हमें पता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वैल्यू होता है Z इज इक्वल टू पीवी अपॉन एनआरटी, लेकिन सर यहां पर मुझे मोलर वॉल्यूम दे रखा है, मोल वॉल्यूम पर लीटर में दे रखा है, तो इसका मतलब जो फॉर्मूला बनेगा पीवीएम अपॉन आरटी बन जाएगा, ठीक है। बोलो यहां से ये कितना दे रखा है 0.5 दे रखा है, प्रेशर x दे रखा है, यस प्रेशर को x लिख देते हैं, मोलर वॉल्यूम कितना दे रखा है, ये दे रखा है सब 0.4 लीटर, और यहां से डिवाइडेड बाय r, यस r का वैल्यू कितना आएगा 0.0821, और यहां से आएगा t कितना 800 केल्विन। फटाफट से मुझे बताओ यहां से t का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, सॉरी x का वैल्यू कितना मिलेगा दादा, सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। यहां से x का वैल्यू सॉल्व करना पड़ेगा भाई, ये वैल्यू जो है ना ये भी मुझे भी सॉल्व करके देखनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि अगर हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। यस,
चलो तो एक बार देखते हैं इसका कैलकुलेशन क्या मिल रहा है। आप लोग भी तब सॉल्व करो, देखें, है ना, आप लोग भी एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो कितना मिल रहा है। जहां तक मुझे लग रहा है ना, ये कितना मिलेगा तुम्हें, 80 मिलेगा। वाह सर, आपकी कैलकुलेशन तो बड़ी फास्ट है। हाँ, बहुत फास्ट है भाई। यस, यहां से x का वैल्यू कितना मिलेगा, 80 मिलेगा। मतलब सिंपल सी कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है सर। अब ये तो तब था, देखो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 0.5 है, इसका मतलब ये आइडियल गैस नहीं थी, क्योंकि आइडियल गैस जो होती है उसमें PV = nRT लिखते हैं और वहां से कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू हमें 1 के इक्वल मिल जाती है आइडियल गैस के केस में। यहां 0.5 था, तो मतलब आइडियल गैस नहीं है, रियल गैस की तरह ये बिहेव कर रही थी। ठीक है, अब कहता है कि ये जो गैस है ना, आप इसको मान लो कि आइडियल गैस है। क्या मान लो, इफ इट शोज आइडियल गैस बिहेवियर। क्या मान लो इसको कि ये कैसा बिहेवियर शो कर रही है, आइडियल गैस बिहेवियर शो कर रही है। ठीक है, ठीक है सर। तो कहता है एट द सेम टेंपरेचर एंड प्रेशर द मोलर वॉल्यूम विल बी y डेसीमीटर क्यूब। अगर ये आइडियल गैस है एट सेम टेंपरेचर एंड प्रेशर, सारा सब कुछ सेम दे रखा है। अगर ये आइडियल गैस है बेटा जी, तो इसका मतलब फॉर्मूला लगा सकता हूं PV = nRT। क्या दिक्कत है, अरे बोलो ना। और मोलर वॉल्यूम की बात हो रही है, मतलब V/N की बात हो रही है, और V/N को मैं ऐसे लिख देता हूं, PVM = RT। मोलर वॉल्यूम मतलब 1 मोल का वॉल्यूम है, तो N को 1 मान लो, एक ही बात होगी। ठीक है सर। प्रेशर जो है ना, कह रहा है सेम टेंपरेचर एंड प्रेशर, मतलब प्रेशर यही वाला लिखना है, प्रेशर 80 ATM में लिखना है सर। और यहां से जो VM है वो हमसे पूछा है सर, और ये जो R का वैल्यू है आज भी 0.0821 ही रहेगा। और सर यहां से 800 ही रहेगा, है ना। टेम्परेचर भी कितना रहेगा, 800 रहेगा। तो फटाफट से आप लोग यहां से VM की वैल्यू कैलकुलेट करो जरा, इनटू 800 डिवाइडेड बाय 80। ये 10 बार चला गया, तो यहां से जो VM मिला है मुझे, क्वेश्चन में लिखा है कि इसको कितना मानना है, y मानना है। ठीक है ना, y मानना है। तो ये कितना आ जाएगा भाई, 10 आ गया, तो ये 0.8 आएगा, 0.8 आएगा। यस, एक बार सॉल्व कर लो, देखें क्या हमने सही किया है क्या। 0.0821, और इसको अगर आपने सॉल्व किया तो मेरे हिसाब से 0.8 मिलेगा। चेक कर लो आप एक बार। यस, सही लिखा है मैंने। अब क्वेश्चन में मेरे से क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन में मेरे से पूछा x/y की वैल्यू बताओ। तो भाई ये तो गणित आनी चाहिए, सिंपल सी है ना, 5वीं 7वीं 10वीं क्लास का बच्चा भी इसको कर लेगा। x का वैल्यू मेरे पास है 80 और y का वैल्यू है 80, 800 नहीं बे 80 है, और ये है 0.8, तो ये हो जाएगा बेटा 800 डिवाइडेड बाय 8, है ना, और ये बन जाएगा कितना, 100। यस, ये कितना मिल गया, x/y का वैल्यू मिल जाएगा मुझे 100 के बराबर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 100। बधाई हो बहुत बहुत, आप लोगों ने जे एडवांस 2023 का क्वेश्चन बड़े ही आराम से इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। मैं आपसे कहता हूं हमेशा कि जब ये जो क्वेश्चन था, इसमें तो चलो कैलकुलेशन भी इतना कोई बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं थी, लेंदी कैलकुलेशन नहीं थी। आप लोग चाहते तो यहाँ x पूरा सॉल्व नहीं करते, x को इसी टर्म्स में लिख देते। यस, इसको आप लोग लिख देते, यहां से x मिल जाता, यहां से y मिल जाता, मतलब ये कैंसिल आउट भी हो जाता इधर आके, वो भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। और अगर आपने कैलकुलेट कर भी लिया तब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आसान क्वेश्चन है ये, तो तुम्हें मानना पड़ेगा, है ना। ठीक है, डन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आइए फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ये है जे एडवांस 2020 का क्वेश्चन। एक ग्राफ दिया तुम्हारे सामने, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और स्पीड का ग्राफ दिया है। यस, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और स्पीड का ग्राफ दिया है। और ये जो ग्राफ है इसमें कहता है इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स ऑफ ए गैस इज एज पर द फिगर शोन बिलो, देन द रेशियो ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी मतलब VMP, द एवरेज वेलोसिटी मतलब V एवरेज, एंड द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मतलब VRMS, इसका आपसे रेशियो पूछा है। अब देखो होता क्या है, VRMS का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि भाई सर ये √3 RT/MW होता है ना। ये कई बार क्या होता है, हम लोग फॉर्मूले से करने की कोशिश करते हैं, सर जो V एवरेज है सर इसका फॉर्मूला √8/π RT/MW होता है। यस, और सर ये जो तुम्हारा VMP है सर ये √2 RT/MW होता है ना। और सर इसके हिसाब से एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करें तो सर VRMS का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, फिर उसके बाद V एवरेज आता है, और फिर उसके बाद VMP आता है। बोलो आता है कि नहीं आता, हाँ ना बोल दो, है ना। और हम लोगों ने ये ग्राफ भी बनाया था, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और स्पीड का जो ग्राफ होता है वो भी हम लोगों ने बनाया था। इस तरह का ग्राफ बनता था, यहां पर जो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी है उसको आप लोग VMP लिखते थे। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई बोल ही नहीं रहा यार, बताओ।
अरे याद आ रहा है ना। फिर उसके बाद यहां पर जो वेलोसिटी था उसको हम लोग क्या लिखते थे, वी एवरेज लिखते थे, और जो मैक्सिमम जो वेलोसिटी होती थी वो वीआरएमएस होती थी, है ना, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो इसके चक्कर में हम लोग कई बार ये सोचने की कोशिश करते हैं कि भाई वीआरएमएस सबसे ज्यादा, फिर वी एवरेज, फिर वीएमपी। तो हमसे रेशियो पूछा है वीएमपी और फिर उसके बाद वी एवरेज और फिर उसके बाद वीआरएमएस। ये सबसे छोटा तो इसको 1 मान लेते हैं, ये कुछ 1 पॉइंट समथिंग आएगा और ये 1 पॉइंट कुछ समथिंग उससे भी बड़ा आएगा। मतलब ऐसा हम लोग ये सोचने की कोशिश करते हैं इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग। मेरी बात समझ रहे हो क्या? अगर इससे जाओगे ना कोई ऑप्शन मिलेगा ही नहीं तुम्हें, है ना। ये कह रहा है तीनों बराबर, ये कह रहा है सबसे कम वीएमपी, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा कह रहा है वी एवरेज, गलत। इसके अकॉर्डिंग कह रहा है दोनों बराबर, इसके अकॉर्डिंग भी कह रहा है ये और लास्ट वाला बराबर। समझ नहीं आएगा। मतलब ये वाला जो तुम करना चाह रहे हो ना, इस फॉर्मूले से अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहे हो ना, तो फिर ये क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत आएगी। तो इसी वजह से इस क्वेश्चन को करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। एक्चुअली आपसे कहना चाहता है कि जो ग्राफ है इसकी हेल्प से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ना, नहीं तो आप चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन आपको मिलेगा ही नहीं। और इसी वजह से तो ग्राफ दिया है ना। अच्छा, एक चीज देखो सर, गलती क्या है फिर, ये वहां पर क्यों नहीं है? देखो इसका रीजन है, ये जो ग्राफ है ना सिमेट्रिकल नहीं है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ये जो ग्राफ है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है मॉलिक्यूलर स्पीड्स का। आप देखो एक बार इस ग्राफ को अच्छे से, दिस इज नॉट द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स, ये वाला ग्राफ है ना। और सिमेट्रिकल नहीं है, इसी वजह से आपकी जो वैल्यूज है वो डिफरेंट डिफरेंट मिल रही थी, रेशियो अलग अलग आ रहा था। लेकिन इस वाले ग्राफ को देखो, दिस इज द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स with respect to fraction of molecules। और इसी वजह से इस केस में जो वीएमपी और जो वी एवरेज होगा, सर क्या ये बराबर होगा? बिल्कुल बराबर होगा मेरे भाई। वीएमपी क्या होता था? वीएमपी होता था मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी। जहां पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम हो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी, उसको हम लोग वीएमपी कहते हैं। वी एवरेज क्या होता था भाई? वी एवरेज होता था टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो ग्राफ दिख रहा है आपको, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिकल ग्राफ है। तो इसका मतलब वीएमपी मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी, और जो एवरेज वेलोसिटी होगी मॉलिक्यूल्स की वो सेम रहेगी। अच्छा सर, मतलब आप चाहो तो इसको एग्जांपल लेके भी कर सकते हो कि n1 इतने, उनकी वेलोसिटी इतनी, n2 की वेलोसिटी इतनी, n3 की वेलोसिटी उतनी। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है ना। लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मुझे कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वीएमपी और वी एवरेज इस केस में इक्वल होगा, है ना। और इक्वल होगा मतलब फर्स्ट और सेकंड जो होगा वो इक्वल होगा। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब या तो बचता है ये या फिर ये बचता है ये। लेकिन सर देखो वीआरएमएस जो होता था, वीआरएमएस में हम लोग क्या लिखते थे? वीआरएमएस क्या होता था? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी के स्क्वायर का रूट का मीन करके रूट करते थे। मतलब ऐसे लिखते थे ना, अंडर रूट n1 v1 स्क्वायर प्लस n2 v2 स्क्वायर। बस ये चलता रहता था, n1 प्लस n2 प्लस n3 ये भी चलता रहता था। लेकिन यहां पर हो क्या रहा है? वेलोसिटी का स्क्वायर आता था। ओ सर, तो इस वजह से जो टोटल वेलोसिटी है उसमें, क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर, इस वजह से जो आरएमएस वेलोसिटी होगी वो इसके कंपैरिजन में उसका वैल्यू ज्यादा होगा। क्योंकि वी एवरेज हम लोग क्या लिखते थे? देखो वी एवरेज क्या लिखते थे? वी एवरेज लिखते थे हम लोग n1 v1 प्लस n2 v2 प्लस n3 v3, मतलब चलता जाएगा, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3, यही चलता जाएगा। टोटल वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज द एवरेज वेलोसिटी। लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां हो रहा है सर मीन तो हो रहा है, लेकिन मीन किसका हो रहा है? वेलोसिटी के स्क्वायर का हो रहा है मेरे भाई। यहां वेलोसिटी n1 v1 प्लस v2, यहां स्क्वायर। तो ऑब्वियस ही बात है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसके कंपैरिजन में हायर होगा, कंट्रीब्यूशन वीआरएमएस का ज्यादा होगा। तो वीआरएमएस का वैल्यू सबसे ज्यादा, और क्योंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ग्राफ में, इस वजह से वीएमपी और वी एवरेज इन दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। यस बोलिए, मतलब यही वीएमपी के बराबर है और यही वी एवरेज के बराबर है। तो अब क्वेश्चन में अगर मान लो कुछ नहीं दिया हुआ होता, ये ग्राफ नहीं दिया हुआ होता और हमसे पूछता कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वीआरएमएस, वी एवरेज और वीएमपी का रेशियो क्या होगा, तो रेशियो आप उस तरह से कैलकुलेट कर सकते थे। लेकिन यहां पर ये नहीं पूछ रहा है, यहां पर अलग कहानी पूछ रहा है।
समझ में आ गई शायद, ठीक है। ग्राफ दे दिया, इस वजह से कहानी में हल्का सा ट्विस्ट आ चुका है, ठीक है सर, समझ में आ गई कहानी। आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कहता है जेईई एडवांस 2019 का हूं मैं, है ना, और 1 और मोर ऑप्शन करेक्ट टाइप है। देख लेते हैं, 1 और मोर ऑप्शंस करेक्ट। ठीक है, क्या कह रहा है देखो, पढ़ो क्वेश्चन को अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है, ऑफ ए मॉलिक्यूल इन ए गैस एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, मतलब इसमें तो मुझे कुछ बहुत लंबी चौड़ी कहानी लग नहीं रही शायद। देखो देखते हैं, कह रहा है कि वी आर एम एस दे रखा है, वी आर एम एस यू आर एम एस एक ही बात है, क्या दिक्कत है। इज इक्वल टू √3RT अपॉन MW होता है, बोलो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं ना भाई, यू आर एम एस वी आर एम एस एक ही तो बात है, √3RT अपॉन MW। यू आर एम एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इस मॉलिक्यूलर मास, बिल्कुल सही बात है। यू आर एम एस जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। सर ये तो बिल्कुल एकदम जोरदार चीज है, ये बिल्कुल सही बात है सर। ऑल राइट, अच्छा सेकंड स्टेटमेंट देखो क्या कहता है, लिखता है कि VRMS इज डबल्ड, है ना, VRMS क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, कब, व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। ओ, अगर मैं टेम्परेचर को 4 गुना बढ़ा दूं तो मेरा VRMS डबल हो जाएगा। सर क्या ऐसा लग रहा है कि आपको दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है भाई, देखना, अगर तू टेम्परेचर को 4 गुना बढ़ाएगा तो जब इसका अंडर रूट आएगा तो 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा। अच्छा, ये बात तो सही है ना, ये बात बिल्कुल सही है। अगर तू टेम्परेचर का रूट लेगा, 4 गुना बढ़ाएगा तो उसका रूट 2 आएगा, URMS तेरा कितना टाइम बढ़ेगा, URMS तेरा डबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है ना। आप चाहो तो इसको कर भी सकते थे, T2 अगर 4T1 है तो तेरा जो U2 होगा वो 2U1 आएगा, लेकिन अब समझदार बालक हो यार, तुम ये सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, और आगे बढ़ो। ई एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, अरे मेरे भाई इट इज सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, 3/2RT 3/2KT आप लोग लिखते थे। एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, आइडेंटिटी पे डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया कम किया तो उसी के रिस्पेक्ट में तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगा। और कहता है ये एवरेज इज डबल्ड व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। बिल्कुल गलत है भाई, क्यों डबल क्यों होगा? अगर आप टेम्परेचर 4 गुना बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी भी 4 गुनी बढ़ेगी, क्या दिक्कत है। ये एवरेज एट अ गिवन टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स मॉलिक्यूलर मास, बिल्कुल सही बात है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी मैंने आपसे कहा सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे। मॉलिक्यूलर मास का काइनेटिक एनर्जी से कोई रिलेशन नहीं है, दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। अरे मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही भाई? कुछ कुछ समझ रहे हो पक्का? ठीक है, फिर कौन से ऑप्शन करेक्ट हो गए? सर ऑप्शन करेक्ट है ए, बी और सी नहीं बे, सी नहीं बे, ए, बी और डी करेक्ट है, ठीक है सर। ऑल राइट, वेरी गुड, समझ में आ गया। ये कौन से साल का क्वेश्चन? सर 2019 का क्वेश्चन, बढ़िया ढंग से हमने निपटा दिया। आगे चलते हैं और एक और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, और ये जो क्वेश्चन है वो है जेईई एडवांस 2018 का। दिखने में ये क्वेश्चन भी लंबा चौड़ा सा लग रहा है ना, और मतलब अगर आप लोग क्वेश्चन की लेंथ को देख के कुछ भी जज करते हो ना तो वो सही नहीं मानता मैं, है ना, मतलब उससे कुछ जज नहीं होता, मैं आपको सीधी सी बात बोलूं। और अगर तुम्हें लगे कि भाई लेंथी क्वेश्चन है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, मैं इसको छोड़ दूंगा, तो उससे भी कहानी नहीं बनेगी, क्योंकि कितने क्वेश्चन छोड़ोगे? नहीं क्या भाई, कितने क्वेश्चन छोड़ पाओगे तुम? तो सारे जो क्वेश्चन होते हैं उतने लंबे लंबे कैलकुलेशन वाले मिलेंगे तुम्हें जेईई एडवांस में, तो है ना। तो आओ देखो, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन को, एक बार अच्छे से पढ़ते हैं और फिर उसके बाद आगे डिसीजन लेते हैं कि क्या करना है, किस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कहां से स्टार्ट करना है। देखो कहता है ए क्लोज टैंक हैज 2 कंपार्टमेंट्स ए एंड बी, बिल्कुल सही बात है, एक टैंक दे रखा है ए और बी है, बोथ फिल्ड विद ऑक्सीजन अज्यूम टू बी आइडियल गैस, ठीक है। The partition separating the 2 compartments is fixed and it is a perfect heat insulator. फर्स्ट फिगर फर्स्ट में जो दे रखा है, कहता है कि इन दोनों के बीच जो पार्टीशन है ना, परफेक्टली इंसुलेशन है, मतलब दोनों तरफ हीट का एक्सचेंज फ्लो नहीं कर सकता। अगर मान लो इंसुलेटर नहीं होता ना तो ये टेम्परेचर 400 केल्विन है, 300 केल्विन है, हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता, यस, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है क्योंकि ये इंसुलेटर दे रखा है, ठीक है।
If the old partition is replaced by a new partition, which can slide and conduct heat. मतलब कह रहा है कि ये स्लाइड कर सकता है और हीट भी कंडक्ट कर सकता है। अच्छा सर, ये तो बड़ी जबरदस्त बात हो गई। मतलब बट डज नॉट अलाउ द गैस टू लीक अक्रॉस, लेकिन गैस लीक नहीं हो सकती, ये ध्यान देना है। गैस लीक नहीं हो सकती, गैस के मॉलिक्यूल जितने इधर हैं उतने इधर रहेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि जो आपका ये पिस्टन है ये थोड़ा सा इधर खिसक जाए, मतलब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जितने इधर हैं उतने इधर रहेंगे, पिस्टन जो है वो स्लाइड कर सकता है। बस इतनी सी कहानी इस क्वेश्चन में कही है। ऑलराइट, और हीट का कंडक्शन भी हो सकता है। ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द कंपार्टमेंट ए आफ्टर द सिस्टम अटेन्स इक्विलिब्रियम। भाई ये अभी हीट का कंडक्शन था नहीं, तो दोनों जो कंपार्टमेंट थे यहां रुके हुए थे, लेकिन जैसे हीट का फ्लो होगा, मान लेते हैं कंपार्टमेंट इधर खिसका 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 खिसका, एक टाइम आएगा जब वापस इक्विलिब्रियम आ जाएगा। वापस इक्विलिब्रियम आ गया मतलब कंपार्टमेंट जो होगा वो वापस फिक्स हो जाएगा, फिर उसके बाद नहीं हिलेगा। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि जब इक्विलिब्रियम आ गया उस केस में बताइए जो कंपार्टमेंट नंबर ए है इसका वॉल्यूम कितना है। पहले कितना है वॉल्यूम ए का, 1 मीटर क्यूब है, बाद में कितना होगा कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना। लेकिन एक चीज मैं आपको देखो मैं बताना चाह रहा हूं, यह है कि बिफोर स्लाइडिंग है ना, बिफोर स्लाइड ये स्लाइड नहीं किया है ना। जो जब स्लाइड नहीं किया तो कंपार्टमेंट ए जो है इसके लिए अगर मैं लिखूं प्रेशर कितना है, आप बोलोगे सर 5 बार है, वॉल्यूम कितना है तो 1 मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब भी लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं है। और जो टेम्परेचर है वो कितना है 400 केल्विन है। ठीक है ना। तो आप क्या करो, क्योंकि गैस आइडियल है तो यहां से आप पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा लो, P1 V1 N1 RT1, क्या दिक्कत है भाई। ठीक है सर। तो P1 है 5 दादा, V1 है 1 इज इक्वल टू N1 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 इनटू R को R रहने देते हैं, T1 कितना है 400। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, N1 का वैल्यू निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा 5/400R, ये हो जाएगा क्या। यस ठीक है सर, ऑल राइट ठीक है सर, समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं वहीं पर बात करूं बी के लिए, तो बिफोर जब तक इस कंडीशन की बात कर रहा हूं, यहां तक नहीं पूछे है ना, स्लाइड नहीं किया, तब तक प्रेशर कितना दे रखा था इसका 1 बार, वॉल्यूम कितना दे रखा था P2 लिख देते हैं इसको। ठीक है। इसका वॉल्यूम कितना दे रखा था सर, दे रखा है 3, और इसका टेम्परेचर कितना दे रखा है 300 केल्विन। तो इसके लिए भी PV इक्वल टू एनआरटी लगा देते हैं, N2RT2 है ना, N2RT2। भाई R का जो वैल्यू है वो तो सेम ही रहना है, तो यहां से आप क्या करो गैस के मॉलिक्यूल निकाल लो। P2 V2 कितना है 1 × 3 डिवाइडेड बाय R × 300, तो 1/100R। मानते उस बात को। यस ठीक है सर, ये हमने मान लिया कि जब ये पिस्टन स्लाइड नहीं किया है उस केस में ये इसका मॉलिक्यूल्स गैस के इसमें इतने होंगे, इसमें इतने होंगे, और ये सेम ही रहने वाले हैं, है ना। स्लाइड करेगा ना उसके बाद भी गैस के मॉलिक्यूल चेंज नहीं होंगे दोनों कंपार्टमेंट्स में। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि ये पार्टीशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्लाइड कर सकता है, विच कैन स्लाइड एंड कंडक्ट हीट बट डज नॉट अलाउ द गैस टू लीक अक्रॉस। गैस लीक नहीं हो सकती। ठीक है, ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं। तो मान लेते हैं भाई इसका वॉल्यूम 1 था और ये हल्का सा इधर स्लाइड कर गया, तो इसका जो वॉल्यूम है स्लाइड करने के बाद में मान लेता हूं 1 + x हो गया। अरे बोलो ना, ये इतना स्लाइड किया 1 + x, तो सर इसका वॉल्यूम 3 था, तो ये ऑब्वियस सी बात है 3 में से कुछ कम हो जाएगा। कितना कम होगा? जितना ये इधर खिसक गया उतना इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, 3 - x हो जाएगा। कोई बोल ही नहीं रहा, बताओ। अरे बोलो तो सही। ठीक है, ऑल राइट। अब आप आ जाओ आफ्टर इक्विलिब्रियम, है ना। हो गया क्या, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया, है ना। स्लाइड करना था कर लिया, उसके बाद इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया। मुझे एक चीज बताइए आप, मुझे एक चीज बताइए, हम लोग इक्वेशन लिखते हैं PV इक्वल टू एनआरटी। यहां से अगर मैं R की वैल्यू निकालूं वो कितना मिलेगा A के लिए, PA VA/N1 RTA, ऐसे लिख सकता हूं क्या?
क्या दिक्कत है? नहीं लिख सकता क्या? लिख सकता हूं ना भाई। ये N1 का वैल्यू तो सेम ही रहेगा ना, N1 का वैल्यू तो सेम रहेगा, गैस के जो मॉलिक्यूल मोल्स हैं वो तो सेम ही रहेंगे, इधर भी इधर भी। और इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने के बाद इसका जो टेम्परेचर है उसको मैंने TA लिख दिया, वॉल्यूम को VA लिख दिया, प्रेशर को PA लिख दिया। वो देखो ये लिखा हुआ PA, VA और nRT है, ठीक है। और वैसे ही अगर मैं गैस B की बात करूं तो उसके लिए भी जो R का वैल्यू है PB VB अपॉन N2R TB, और R का वैल्यू तो सेम ही रहना है दोनों के लिए। अगर सेम रहना है इसका मतलब PA VA अपॉन N1R TA इज इक्वल टू PB VB अपॉन N2R TB। R से R उड़ गया, PA VA अपॉन N1 TA इज इक्वल टू PB VB अपॉन N2 TB। ठीक है सर, अब मुझे एक बात बताओ, क्या लिखा है क्वेश्चन में? अब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन में लिखा है कि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया। एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट रुकना। तो देखो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक हमें कहानी समझ में आ गई। कह रहा है इक्विलिब्रियम है। ओह, तो सर इक्विलिब्रियम होता है ना, आपने नाम सुना थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में 3 तरह के इक्विलिब्रियम होते थे, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम और तीसरा केमिकल इक्विलिब्रियम। यहां केमिकल इक्विलिब्रियम की तो बात होगी नहीं, यहां पर बात होगी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, प्रेशर सेम होगा। यहां पर बात होगी थर्मल इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर सेम होगा। क्योंकि जो हमारा इक्विलिब्रियम होता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, उसमें ये सारी चीजें सेम होती है, 3 पार्ट है। अगर कोई कहे कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये तीनों चीजें उसकी सेम रहेगी। ठीक है ना? तो यहां से सर एक चीज मुझे समझ में आ गई, तो जो प्रेशर है वो सेम रहेगा, प्रेशर सेम रहेगा, टेम्परेचर सेम रहेगा। अच्छा, समझ में आ गया सर। और सर जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम स्लाइड करने के बाद ए का वॉल्यूम कितना हो गया? 1+x। ठीक है, N1 का वैल्यू कितना है? N1 का वैल्यू 5/400R, 5/400R ऐसे लिख देते हैं, इज इक्वल टू VB। वॉल्यूम इसका कितना हो गया बताओ? इसका वॉल्यूम हो गया सर 3-x, है ना, 3-x। और इसका नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? 1/100R। ये हो गया है 1/100R। तो सर एक बात बताओ, R से तो R उड़ गया, 100 से 100 उड़ गया, ये बचेगा 1+x/5 × 4 इज इक्वल, अब तो कैलकुलेशन बची है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। x का वैल्यू तुम्हें निकालना है 3-x। इसको आप ऐसे कर सकते हो, 4 + 4x इज इक्वल टू 15 - 5x। तो ये कितना हो जाएगा? 9x इज इक्वल टू 11, और यहां से x इज इक्वल टू 11/9 आ जाएगा। किसका वैल्यू मिल गया? x का वैल्यू मिल गया। और मेरे भाई अगर x का वैल्यू मिल गया तो क्वेश्चन में पूछा है a का वॉल्यूम आफ्टर रीचिंग इक्विलिब्रियम, वॉल्यूम ऑफ a कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर वॉल्यूम ऑफ a आफ्टर रीचिंग इक्विलिब्रियम इज 1+x। बताइए, और जो x का वैल्यू है वो है 11/9, तो ये कितना हो जाएगा? 20/9, 2.22 के लगभग आपको वैल्यू मिलने वाली है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन, है ना? ये तो मैंने मतलब इतना लंबा चौड़ा तुम्हें कैलकुलेशन करके बताया है ताकि तुम्हें कहानी समझ में आए, वरना तुम क्या करते? कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन था नहीं, सीधा PV = nRT लगाते, पहली लाइन यही लिखते और दूसरी लाइन में N1 का वैल्यू मिल जाता।
इधर दूसरी लाइन ये लिखते और ये चौथी लाइन में ये मिल जाता, 4 लाइन। फिर उसके बाद देखो, फिर उसके बाद तुम कहते कि भाई आर का वैल्यू सेम है, ये सारी कहानी तुम लिखते ही नहीं, तुम प्रेशर डायरेक्ट यहां पहुंचते, ये सेम है, ये इक्वेशन बन जाती। फिर ये वाली कैलकुलेशन बचती हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट थी। बताइए कुछ समझ में आया क्या? हाँ जी दादा, हाँ या ना में जवाब देना पड़ेगा। क्या यहां तक कहानी क्लियर है? यस 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 यस, कोई परेशानी किसमें है ना? तो लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिखने में ऐसा लग रहा था कि यार इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, कब कौन सी चीज कहां डालेंगे, लेकिन जब आप सॉल्व करने बैठे तब ये क्वेश्चन बड़े ही आराम से सॉल्व हो गया। 2.22 इसका आंसर था, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आगे चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आइए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन है दादा जेई एडवांस्ड 2016 का। जेई एडवांस्ड 2016 का नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन ये रहा। देखिए क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन। लिखता है द डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ एन आइडियल गैस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मीन प्रीफाथ। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो जरा एक बार अच्छे से। डिफ्यूजन कोफिशिएंट कहता है आइडियल गैस का इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन प्रीफाथ, मतलब लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एंड मीन स्पीड है ना, दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा ठीक बात है, म्यू लिख देते हैं स्पीड को। मतलब जो तुम्हारा डिफ्यूजन कोफिशिएंट है, मैं ऐसे लिख दूं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिफ्यूजन कोफिशिएंट को डीसी लिख देते हैं डायरेक्ट। यस, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा इनटू म्यू स्पीड। ठीक है, ऑल राइट। The absolute temperature of an ideal gas is increased 4 times and its pressure is increased 2 times. As a result, the diffusion coefficient of this gas increases x times. और बताइए x का वैल्यू कितना होगा? अब यहां पर छोटी सी इंफॉर्मेशन जो आपको रिक्वायर्ड है, क्या है कि भैया ये जो मीन फ्री स्पीड, मीन स्पीड है, जो स्पीड एवरेज स्पीड है बेटा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। सारी दुनिया जानती है अंडर रूट 2 RT अपॉन MW होता है। अरे हाँ ना, मतलब अंडर रूट 8 अपॉन पाई RT अपॉन MW होता है। मुझे सिर्फ टेम्परेचर का रिलेशन बनाना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है टेम्परेचर को आपने इंक्रीज किया है, प्रेशर को इंक्रीज किया है, तो मैं वो वाला फॉर्मूला लिखूंगा जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम आता हो, प्रेशर और टेम्परेचर आता हो। बताइए क्लियर है ये चीज? ऑल राइट। जो तुम्हारा मीन प्री पाथ होता था ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था किसके? टी अपॉन पी के। याद करो फॉर्मूला। यस, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन खत्म। सर कैसे खत्म? आप ऐसे कैसे बोल रहे हो क्वेश्चन खत्म हो गया? अरे मेरे भाई देख, तेरा जो डिवीजन कोफिशिएंट है वो लैम्डा इंटू म्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टी बाई पी इंटू पी की पावर 1/2 के। बताओ, कोई हाना ही नहीं बोल रहा है यार, सही कह रहा हूं? तो सर इसको आप ऐसे लिख दो, डिफ्यूजन कोफिशिएंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अरे टेम्परेचर है ना यहाँ, टी की पावर 1/2 बेटा, टी की पावर 1/2, तो ये हो जाएगा टेम्परेचर की पावर 3/2 डिवाइड बाय प्रेशर, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। मैं इसको ऐसे लिख दूं, dc1 अपॉन dc2, एक इक्वेशन बना लेते हैं, डिवाइडेड बाय t1 अपॉन p1 डिवाइड बाय t2 की पावर 3/2 डिवाइड बाय p2। बताओ ये इक्वेशन बनेगी? अरे हाँ ना तो बोल दो भाई, उसमें कौन सा खर्चा जा रहा है तुम्हारा? पैसा थोड़ी लग रहा है उसमें, बोल सकते हैं ना। ठीक है सर, तो सर रेशियो निकालो आप जल्दी से फटाफट। इनिशियल टेम्परेचर को टी मान लेते हैं, टी की पावर 3/2, इनिशियल प्रेशर को पी मान लेते हैं। ठीक है सर, ये P2 उछल के ऊपर चला जाएगा, प्रेशर इज इंक्रीज 2 टाइम्स, तो जो दोबारा P2 होगा वो 2 टाइम्स ऑफ P होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इज इंक्रीज 4 टाइम्स। कितना बोला है? 4 टाइम्स बोला ना। हाँ, टेम्परेचर इज इंक्रीज 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा बेटा 4T की पावर 3/2। यस, तो देखो P से P उड़ गया, T से T उड़ गया, सिर्फ बचा क्या? dc1 अपॉन dc2 इज इक्वल टू, यहां से एक चीज और देखो, ऊपर तो 2 बचेगा ना, ऊपर 2 बचेगा। ठीक है, देखो ये जो 4 की पावर 3/2 को कैसे सॉल्व करोगे? 4 की पावर 3/2, इसको आप ऐसे लिख दो, 2 की पावर 2 इंटू 3/2। भाई ये 2 की पावर 2 हो जाएगा ना, 4 को आप 2 की पावर 2 लिख दो तो 2 उड़ गया, ये कितना बचा? 2 की पावर 3।
बताओ। तो आप लिखोगे यहां पर 2/2 यस। तो ये बचा 1/4। कितना बचा? 1/4। 1/4 मतलब DC2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ DC1। क्वेश्चन में कहा गया x टाइम बढ़ गया, यहां x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बताइए, दिस इज द फाइनल आंसर। हाँ ना बोलना पड़ेगा, यस हाँ ना में जवाब देना पड़ेगा भैया, हाँ ना में जवाब देना पड़ेगा। क्लियर है क्या? आपको क्वेश्चन समझ में आया क्या? जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया था वैसे वैसे मैं लिखता गया, जिन रिलेशन की मुझे क्वेश्चन में जरूरत थी मैं वो रिलेशन बनाता गया और उसके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया था मीन प्रीपाथ और मीन स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मुझे पता है कि जो मीन स्पीड होती है वो रूट टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जो मीन प्रीपाथ है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बाई पी। तो यहां से मुझे मिल गया कि आपका जो डिफिजन कोफिशिएंट होगा इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3/2 अपॉन प्रेशर। और फिर वहां से मैंने दो रिलेशन बनाए, T1 P1 T2 P2 की वैल्यूज लिखी, क्वेश्चन को सॉल्व किया, DC2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ DC1 मिल गया। क्वेश्चन में बोला था x टाइम बड़ा है, तो मैंने कहा भाई x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, फिर क्या दिक्कत है? बताओ, डन है? समझ में आ गया? यस पक्का। आगे चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 2015 जेईई एडवांस का ये क्वेश्चन है। 2015 जेईई एडवांस का ये क्वेश्चन, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है इसने। मतलब दो चैप्टर को एकदम वो करके मिक्स करके दिया है ना। ये जानना चाहता है कि आपको दोनों चैप्टर अच्छे से आते हैं या फिर नहीं आते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, लैंग्वेज पढ़ो इसकी। लिखता है क्लोज्ड वेसल है विद रिजिड वॉल्स कंटेन्स 1 मोल ऑफ यूरेनियम 92। ठीक है, क्या क्या है? यूरेनियम 92 है ना, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, सारी दुनिया जानती है। और साथ में क्या प्रेजेंट है? 1 मोल ऑफ एयर प्रेजेंट है ना, 1 मोल ऑफ एयर। ठीक है, ये प्रेजेंट है। ये क्लोज वेसल रिजिड वॉल कंटेन्स ये चीज। कंसिडरिंग कंप्लीट डीके ऑफ 298 U2206 Pb, लेड में कन्वर्ट हो गया। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, यूरेनियम सीरीज है, लास्ट में लेड बनता है ना। तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, मतलब ये अगर इसमें कन्वर्ट हुआ है तो अभी बचा क्या है लास्ट में? आपके पास पहले तो ये चीज थी, है ना, आपके पास इनिशियली क्या था? ये था। अब धीरे धीरे यूरेनियम डीके होना स्टार्ट हुआ। यूरेनियम डीके होके किसमें कन्वर्ट हो गया? लेड 206 में। ठीक है, साथ में और क्या मिलेगा? अल्फा पार्टिकल। अरे सर, हीलियम न्यूक्लियस मिलेगा। सर कैसे पता लगा आपको कि मतलब अल्फा पार्टिकल मिलेगा? बीटा भी मिलेगा, बीटा की जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन अल्फा की जरूरत है। सर कैसे पता लगा आपको अल्फा और बीटा मिलेगा? तुम खुद सोचो। बीटा पार्टिकल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन जैसा पार्टिकल, है ना, जिसका चार्ज होता है लेकिन मास नहीं होता। तो अगर उसमें मास नहीं है तो बीटा पार्टिकल की वजह से मास पे कोई डिफरेंस नहीं आता। अगर मान लो सिर्फ और सिर्फ बीटा पार्टिकल एमिट हुआ होता तो उससे मास पे डिपेंड नहीं आता, डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि जो बीटा पार्टिकल होता है उसका मास लगभग नेग्लिजिबल कंसिडर किया जाता है। मानते हो इस बात को? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आपने ये चीज पढ़ी होगी, केमिस्ट्री में पढ़ी है ये चीज, आपने फिजिक्स में भी पढ़ी होगी, है ना, वहां पर भी न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हो। तो इसका मतलब मास में अगर चेंज हो रहा है तो सर लफड़ा है। फिर अल्फा के साथ साथ बीटा के साथ अल्फा पार्टिकल भी एमिट हुआ होगा, है ना। अल्फा पार्टिकल एमिट जब होता है, हम लोगों ने पढ़ा है कि जो अल्फा पार्टिकल होता है क्या? हीलियम न्यूक्ली, 2 यूनिट ऑफ चार्ज एंड 4 यूनिट ऑफ मास। एक अल्फा पार्टिकल अगर एमिट होगा तो मास 4 यूनिट कम हो जाएगा, और मास सिर्फ और सिर्फ अल्फा पार्टिकल की वजह से एमिट होता है। तो मैं मास में डिफरेंस की हेल्प से पता लगा सकता हूं कि इसमें कितने अल्फा पार्टिकल एमिट हुए। बताइए, सही कह रहा हूं क्या मैं? पता लगा सकता हूं क्या? हाँ ना बोलो ना यार। यस सर, लगा लो फिर पता। चेंज इन मास, मास में कितना चेंज आया देखो। मास में चेंज आया सर, देखो उधर है 238 और आज हो गया है 206, तो सर 28 यूनिट मास में डिफरेंस आ गया। सर कौन से स्कूल में पढ़े हो आप? 32 आएगा, है ना।
32 यूनिट का डिफरेंस है, 32 यूनिट मास में डिफरेंस आ गया। तो इसका मतलब नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कितने एमिट किए इसमें, है ना, कितने अल्फा पार्टिकल एमिट कर दिए। एक अल्फा पार्टिकल की हेल्प से 4 यूनिट मास कम होता है, और 32 में मतलब 8 अल्फा पार्टिकल इसने एमिट किए, हीलियम न्यूक्लियस इसने एमिट किए। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछता है द रेशियो ऑफ द फाइनल प्रेशर टू द इनिशियल प्रेशर ऑफ द सिस्टम। फाइनल प्रेशर टू इनिशियल प्रेशर, ये है फाइनल स्टेट, ये है इनिशियल स्टेट। अब देखो, मुझे एक चीज पता है कि भाई प्रेशर जो होता है वो गैस के मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैं ऐसा कह सकता हूं, यस, प्रेशर के लिए कोई सॉलिड वगैरह रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, गैस का प्रेशर की बात होती है। P = nRT जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें गैस के प्रेशर की बात होती है। तो इनिशियली गैस के कितने मोल हैं, सिर्फ एक ही मोल है। बताओ भाई, गैस का एक ही मोल है ना, अभी डीके नहीं स्टार्ट हुआ है। तो इनिशियल मोल्स ऑफ गैस कितना है, 1। लेकिन जब इसका डीके हुआ तो ये जो था ना, ये किस में कन्वर्ट हो गया, हीलियम न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया। तो जब कन्वर्जन कंप्लीट हो चुका है, जब फाइनल स्टेट आई है, उस केस में बताओ प्रेशर किस किस की वजह से होगा। सर ये रहे 8 मोल, और साथ में एयर भी तो बचा है, एयर भी तो पड़ा रहेगा अभी, ऐसा थोड़ी ना एयर कहीं बाहर चला गया है, तो उसी सिस्टम में ही ना। तो अगर आप बिफोर की बात करो तो सिर्फ 1 मोल, आफ्टर की बात करो 9 मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स 9 गुना हो गए, तो प्रेशर भी 9 टाइम्स हो जाएगा। क्या पूछ रहा है हमसे, रेशियो पूछा है, इनिशियल टू फाइनल टू इनिशियल, तो 9:1 आ जाएगा। बताओ आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, यहां तक हाँ ना बोलना पड़ेगा। ठीक है ना, ठीक है सर, बढ़िया सर, एकदम, ये तो सर गजब समझ में आ गया सर। ठीक है जनाब, ये 2015 का क्वेश्चन हो गया। 2015 में ही एक और क्वेश्चन आया है, जेईई एडवांस्ड 2015, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखो जनाब क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसको भी अच्छे से पढ़ लो। ग्राफ का क्वेश्चन है और इतना साधारण क्वेश्चन है जिसको देखते तुम्हें मजा आ जाएगा कि यार ऐसा भी क्वेश्चन आता है क्या, मतलब जेईई एडवांस में इस तरह क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं क्या। पूछे जा सकते हैं भाई, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं जेईई एडवांस में। आइए क्या कह रहा है क्वेश्चन, लिखता है 1 मोल ऑफ ए मोनोएटॉमिक रियल गैस। एक मोनोएटॉमिक रियल गैस है, 1 मोल दे रखा है इसका, ठीक है। सेटिस्फाई द इक्वेशन P × V - B = RT। P × V - B = RT। इससे क्या मुझे एक चीज समझ में आ रही है, रियल गैस, हालांकि इसने लिख भी दिया, अगर ये नहीं लिखता ना कि ये रियल गैस है तब भी मुझे समझ में आ जाता, क्योंकि यहां वैंडरवॉल कांस्टेंट B की बात हो रही है, तो लफड़ा है मतलब, है ना। ठीक है साहब, where B is a constant, the relationship of interatomic potential and interatomic distance for gas are given by। एक रिलेशन बताना आपको, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो छोटी सी चीज, थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। मेरे पास रिलेशन है P × V - B = RT। सर ए नहीं है, बिल्कुल नहीं है, इसको मैं ऐसे लिख दूं PV - PB = RT, और RT को डिवाइड कर दो हर जगह, RT को डिवाइड कर दो हर जगह, PV/RT - PB/RT = RT/RT। देखो PV/RT किसके बराबर आ जाएगा, Z के बराबर, यस, 1 मोल दे रखा है, = 1। तो यहां से जो Z का वैल्यू आएगा 1 + PB/RT आएगा। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, सर ये Z क्या है, Z फॉर ज़ेब्रा है क्या। अबे ओ ज़ेब्रा नहीं है, Z बोले तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अच्छा सर यहां से मुझे पता लग रहा है कि जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है इसका वैल्यू >1 आ रहा है। सर बताओ क्या आपको भी पता लग रहा है क्या, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वैल्यू >1 आ रहा है। बताइए क्या आपको भी ये चीज समझ में आ रही है कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से बड़ा होगा, दिख रहा है सीधा सीधा सा क्वेश्चन में। अच्छा, अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अगर Z से 1 है, इसका मतलब सर ये कौन सा केस आ गया, याद करो Z की वैल्यूज हम लोग लिखते थे, ग्राफ बनाते थे PV और P का, हम लोग बोलते थे अगर प्रेशर बहुत हाई हो
यस, अगर बहुत हाई प्रेशर हो तो उस केस में Z का वैल्यू ग्रेटर देन वन आता था, क्योंकि इनिशियल हमें पता है कि जो इक्वेशन होती है ना भाई, इसका एक आइडिया आप ऐसे भी लगा सकते थे। मान लो इतनी लंबी छोटी कैलकुलेशन नहीं करते, आप ये भी आइडिया लगा सकते थे कि मेन जो हमारी वैन डेर वाल इक्वेशन होती है दादा वो ये होती है ना, और जो क्वेश्चन में दे रखी है वो ये दे रखी है। इसका मतलब जो A/V² है उसको नेग्लेक्ट कर रखा है, और ये नेग्लेक्ट तभी होता है जब क्या हो, हाई प्रेशर, है ना, बहुत हाई प्रेशर हो, वेरी हाई प्रेशर। उसी केस में इस वाली टर्म को आप नेग्लेक्ट करते हो और ये केस बन जाता है, फिर ये बन जाता है। इसमें क्या दिक्कत है? आपको बताना पड़ेगा मेरी बात सही है क्या? ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग और रिपल्सिव फोर्सेस, बताओ, ये चीज तुम्हें बतानी पड़ेगी। यहीं से तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो आगे सॉल्व किया जाएगा। अगर तुम्हारा Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो सीधी सी कहानी मुझे समझ में आती है, सीधी सी कहानी मुझे समझ में आती है कि इस केस में रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग। बताओ, रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग मतलब अगर आप डिस्टेंस को और कम करने की कोशिश करोगे, रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग, आप प्रेशर बढ़ाओगे, आप इंटर एटॉमिक डिस्टेंस अगर कम करोगे, एटम्स के बीच की डिस्टेंस कम करने की कोशिश करोगे, तो जो रिपल्शन का मैग्नीट्यूड है वो और ज्यादा बढ़ेगा, और अगर रिपल्सिव मैग्नीट्यूड बढ़ेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। बोलना पड़ेगा क्या जो मैंने बोला है ये बात समझ में आई क्या आपको? मतलब रेडियस कम करो, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम करो, एकदम से तुम्हारे रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ेंगे। क्यों सर? पहले से रिपल्सिव फोर्सेस काम कर रहे हैं ना। इस वाले केस में जो आपने इक्वेशन दे रखी है ना, सेटिस्फाई इसको कर रही है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि यहां पर प्रेशर बहुत हाई है, रिपल्सिव फोर्सेस अपने आप काम कर रहे हैं। अगर आप और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को कम करोगे तो रिपल्सिव फोर्सेस एक्सपोनेंशियली एकदम से बढ़ेंगे, और एकदम से बढ़ने का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एकदम से इंक्रीज करेगी। यहां पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। क्यों? पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब होता है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, लेकिन यहां तो शुरू से ही रिपल्सिव फोर्सेस काम कर रहे हैं जो हमें इक्वेशन दे रखी है, और रिपल्सिव फोर्सेस का मतलब ही यही हो गया कि यहां पर नेगेटिव की बात ही नहीं होगी, और नेगेटिव की बात ही नहीं होगी तो ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ सरासर गलत है, इसको तो देखते ही मिटा दो। यस, और अगर ये दो उड़ गए, ये तो हो नहीं सकता। देखो डिस्टेंस आपने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे डिस्टेंस आपने इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम करी तो एकदम से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बताओ, डन है? तो इस तरह से बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कुछ बहुत ज्यादा तुम्हें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। ये तो भी मैंने इसलिए बताया ताकि मतलब इससे भी पता लग रहा था, लेकिन थ्योरेटिकली कैलकुलेट करके बता दिया कि Z ग्रेटर देन 1 आ रहा है ना। ठीक है, मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन आपको बढ़िया ढंग से समझ में आ गया भाई, बढ़िया ढंग से बोलना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। आगे चलो सर, जेई एडवांस का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जेई एडवांस 2014 का क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को पढ़ते ही ना तुम्हें मजा आ जाएगा, मतलब तुम्हारी बातें खिल उठेंगी। मतलब ये क्या होता है सर? ये मुहावरा होता है हिंदी में, इसका मतलब होता है एकदम से मजा आ जाना। आहा सर, एकदम मजा ही आ गया, है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्या कहता है? लिखता है कि इफ द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर इज 6.023 इंटू 10⁻23 मोल and the value of Boltzmann constant is 1.38 into 10⁻⁻23 joule Kelvin inverse, then the number of significant digits in the calculated value of universal gas constant are। क्या दिक्कत है? देखो, जो तुम्हारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है वो किसके बराबर होता है? R/Na। बोलो ना, जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है K वो किसके बराबर है? R/Na के बराबर ना यार। ये तो अब इसके बारे में भी अगर बताना पड़े फिर तो कोई फायदा नहीं है ना भाई। Na का वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23 होता है, और ये 1.38 इंटू 10⁻⁻23 होता है, ऊपर चला जाता है ना भाग के। तो यहां से R का जो वैल्यू मिलेगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का जो वैल्यू आएगा वो आएगा K इंटू Na।
अब कहता है कि जो K का वैल्यू है ना सर 1.38, कितना दे रखा है 1.380 इंटू 10⁻⁻23 दे रखा है, ठीक है। मैं अगर आपसे पूछूं इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, आप कहोगे सर इसको तो भूल जाओ, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, बोलो ना। अब ये मत पूछना कि सिग्निफिकेंट डिजिट आपने कैसे कैलकुलेट कर ली, भाई चाटा पड़ेगा जोर से, है ना, कान पे सीटी की आवाज आएगी कान में से। हाँ, और जो Na होता है, Na का वैल्यू भी क्वेश्चन में दे दिया 6.02 3 इंटू 10⁻23। तुम तो मुझे इसमें बता दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी है। 4 है सर, 1 2 3 4। दो नॉन जीरो डिजिट के बीच जितने भी जीरो आते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। एक जीरो सिग्निफिकेंट राइट साइड में आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, सिग्निफिकेंट तब होगा जब नॉन जीरो डिजिट के राइट में हो और डेसिमल के भी राइट में हो। बहुत अच्छी बात है ये रूल, मतलब ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पढ़ते हो आप। सर इसमें भी सिग्निफिकेंट डिजिट 4 है, इसमें भी 4 है, तो मल्टीप्लीकेशन का रूल पढ़ा था हमने, इसमें भी कितने होंगे, 4 ही होंगे भाई, मिनिमम होते हैं। दोनों में 4 4 है, तो यहां पर भी जो R होगा इसमें भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी होगी, 4 होगी। कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट वैल्यू पूछी हमसे, ये नहीं पूछा कि R की वैल्यू कितनी होगी, हमसे ये पूछ रहा है R में कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी। तो उसके लिए मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मुझे डायरेक्ट मिल जाएगा कि भाई यहां पर 4 है, यहां पर 4 है, तो जो R आएगा उसमें भी 4 ही होगी, खत्म कहानी। ऑप्शन ही मतलब ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ओके सर, ऑल राइट सर, आगे बढ़ जाओ सर अब आप। और एक कॉम्प्रिहेंशन वाला पैसेज टाइप का एक और क्वेश्चन जो 2000, ये भी मेरे हिसाब से 2014 का ये क्वेश्चन, हाँ ये भी देखो जे एडवांस 2014 का क्वेश्चन। आप सोचो पिछला वाला कितना सिंपल क्वेश्चन, ये वाला भी आसानी क्वेश्चन लगेगा तुम्हें, ये भी आसान क्वेश्चन, पिछला वाला भी आसान क्वेश्चन, और इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन एक ही साल में पूछ लिए इस चैप्टर से। मजा आ गया, मतलब उस साल वाले बच्चों को 3 क्वेश्चन जेई के इन्होंने बड़े आराम से निपटा के आए हैं वो। आओ देखो क्वेश्चन क्या कहता है। X and Y are two volatile liquids, ठीक है, with molecular weight of 10 and 40 ग्राम पर मोल रेस्पेक्टिवली। मतलब हो गया कि जो X का मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है बेटा, 10 ग्राम पर मोल दे रखा है, यस, और जो Y का मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना दे रखा है, 40 ग्राम पर मोल दे रखा है। ठीक है सर, यहां तक हमें कहानी समझ में आई है, ऑल राइट। Two cotton plugs, one socked in X and the other socked in Y, are simultaneously placed at the ends of a tube of length 24 सेंटीमीटर। अच्छा, मतलब क्या किया इसने, जैसे मान लो ये आपके पास लिक्विड था X, आप इधर कॉटन लेके आए और कॉटन को इसमें डिप कर दिया, इस कॉटन में इसको डिप करके इसके एंड पे डाल दिया, यहां पर ये देखो कॉटन रोल दिख रहा है, सोक्ड इन X। और वैसे ही आपके पास Y था, Y का लिक्विड था, उसमें आपने कॉटन लाया, उसमें आपने कॉटन को डिप किया और उसको यहां लगा दिया। मजा आ गया सर, एकदम जोरदार। और ये जो ट्यूब का लेंथ है ये भी क्वेश्चन में दे दिया 24 सेंटीमीटर, ठीक है। द ट्यूब इज फिल्ड विद एन इनर्ट गैस, यहां पर क्या फिल कर रखा है आपने, इनर्ट गैस है, तो ये आपस में इंटरफेयर करेगी नहीं कुछ भी। एट 1 atm एंड प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन, वेपर्स ऑफ X एंड Y रिएक्ट टू फॉर्म ए प्रोडक्ट विच इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड एट अ डिस्टेंस d सेंटीमीटर फ्रॉम द पल्क स्टोर्ड। मतलब यहां से कहता है कि यहां पर आपको सबसे पहले क्या मिली, वेपर्स ऑफ X एंड Y रिएक्ट टू फॉर्म ए प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट मिला यहां पर, टू हैव इक्वल मॉलिक्यूलर डायमीटर्स एंड अज्यूम आइडियल बिहेवियर ऑफ द इनर्ट गैस एंड द ट्यूब वेपर्स। मतलब सर ये वेपर आई कहां से, सबसे पहले तो ये बताओ। तो मेरे भाई देख, कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, ये दोनों जो लिक्विड थे वो वोलेटाइल लिक्विड थे, और वोलेटाइल लिक्विड का मतलब ही यही होता है कि उसकी वेपर बड़े आराम से बन जाएगी। तो होगा क्या, देखो यहां पर आपने X ले रखा है, इसकी वेपर बनेगी, यहाँ Y ले रखा है, Y की वेपर बनेगी, और ये X की वेपर इधर ट्रेवल करेगी, Y की वेपर इधर ट्रेवल करेगी। एक दिन ऐसा आएगा जब X और Y दोनों का मिलन हो जाएगा। वाह सर, मजा आ गया मतलब। और जिस दिन मिलन हो गया उस दिन एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा। और वो कहता है कि जो नया प्रोडक्ट बना है वो बनाने के लिए जो X की वेपर थी उसने d सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो मुझे एक बात बताओ, ये Y वाली जो वेपर थी इसने कितना किया है कवर, 24 माइनस d। क्या मैं सही कह रहा हूं क्या? क्या ये डिफ्यूजन जैसा लग रहा है क्या? अरे सर हाँ, इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस। आइडियल गैस इक्वेशन में, आइडियल गैस के लिए हम लोग ये सारी कहानी पढ़ते थे, रेट ऑफ डिफ्यूजन वगैरह।
तो क्या ये डिफ्यूजन का केस लग रहा है आपको? बिल्कुल लग रहा है डिफ्यूजन का केस। गैस इधर से उधर जा रही है, इंटरमिक्सिंग हो रही है। एक क्वेश्चन आता है, मतलब जो मैं हमेशा मेरी क्लास में करवाता हूं, मतलब जब से मैं पढ़ाने लगा हूं तब से इस क्वेश्चन को मैं जरूर इंक्लूड करता हूं कि मैंने क्या कर रखा है, 10 बच्चों को बिठा रखा है, इक्वी डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस सेम रख रखी है उनके बीच में, और एक तरफ मैंने क्या किया है, जो अपनी वो नहीं होती टीयर गैस, वो छोड़ी है एक एंड से, और जो दूसरा वाला एंड है उससे मैंने छोड़ी है लाफिंग गैस, है ना। डिस्टेंस दे दी कि मान लो 10 सेंटीमीटर है या 10 मीटर है, जो भी है। एक तरफ लाफिंग गैस, एक तरफ टीयर गैस छोड़ दी मैंने, और क्वेश्चन पूछता हूं कि बताओ वो कौन सा स्टूडेंट होगा एक साइड से जो साइमल्टेनियसली हंस भी रहा है और रो भी रहा है। मतलब आंखों में पानी आ रहा है, रोने का मतलब ये गला फाड़ फाड़ के नहीं रोएगा, ऐसे नहीं रोएगा। अब रोने का मतलब उसके आंख से पानी आ रहा है। तो ऐसा कब होगा? एक तरफ से टीयर गैस आ रही है, एक तरफ से तुम्हारी वो लाफिंग गैस आ रही है, एक जगह पे आके दोनों का मिलन होगा। जहां पर मिलन होगा वो जो बच्चा है हंसेगा भी रोएगा भी। ये क्वेश्चन लगभग वैसा सही क्वेश्चन, और जितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन तुम्हें ये लग रहा है ना भाई, है नहीं, 2 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये तो सिर्फ माहौल बनाने के लिए इसने इतनी सारी कहानी लिख रखी है। और क्या लिखना है, करना कैसे है? हम लोगों ने एक चीज पढ़ी है सर, क्या सर? हमने पढ़ा है, डी का वैल्यू पूछा है, मतलब इस क्वेश्चन में ये निकालना था। हमने एक चीज पढ़ी है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होती है ना, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। सर आपने ये वाला फॉर्मूला क्यों काम में लिया है? बिकॉज इस क्वेश्चन में मुझे मॉलिक्यूलर मास दे रखा है दोनों गैसेस का, और अगर मॉलिक्यूलर मास है तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। तो यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एक्स, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट y का डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट x का। बताओ सही कह रहा हूं? ठीक है सर। तो रेट ऑफ y का कितना है 40, इसका है 10, 4, इसका मतलब 2 आ जाएगा, ये आ गया 2। अब ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, क्या रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा ये जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी गैस उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? अरे बिल्कुल सही है। जितनी ज्यादा डिस्टेंस अगर कोई ट्रेवल कर रही है गैस, इसका मतलब उसका डिफ्यूजन उतना ही ज्यादा हुआ है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द गैस। तो जो x वाली गैस है कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है d, और जो y वाली गैस है वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 24 माइनस d। इसका मतलब क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ये आ जाएगा d अपॉन 24 माइनस डी इज इक्वल टू 2। बताओ देखिए, तुम्हें समझ में आया हो ना तभी बताना तुम, है ना। 16 3 48, डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। मिट जा भाई, 16 सेंटीमीटर। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में। नहीं तुम्हें समझ में आया हो तभी बताना। क्या ये क्वेश्चन आया तुम्हें समझ में? ऐसा लगा कि हाँ यार मतलब ये करने लायक क्वेश्चन था और मैं जिसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकता हूँ, ऐसी फील आई क्या तुम्हें? बताओ बताओ, पक्का ना? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलेंगे, बात करेंगे 2011 जेई एडवांस में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसकी। कीजिए सर बात। आइए, कहता है टू एन इवैक्यूएटेड वेसल विद अ मूवेबल पिस्टन। देख लेते हैं, एक वेसल दे रखा है, मूवेबल पिस्टन, ये रहा पिस्टन, ठीक है सर। अंडर द एक्सट्रीम एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm, देखो जो प्रेशर है ऊपर वाला कितना दे रखा है 1 atm, एक्सटर्नल प्रेशर कितना दे रखा है 1 atm। अब देखो ना यार, सिंपल सी बात है, अगर एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm है तो अंदर वाला प्रेशर भी 1 atm होगा, तभी मूवेबल, क्यों क्वेश्चन में दे रखा मूवेबल पिस्टन। अब सोचो अगर ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा तो पिस्टन नीचे जाएगा 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 जाएगा, अंदर प्रेशर बढ़ने लगेगा, जहां अंदर वाला प्रेशर और ऊपर वाला प्रेशर बराबर हो जाएगा, पिस्टन वहीं रुक जाएगा। मान लो अंदर प्रेशर ज्यादा होता, ऊपर प्रेशर कम है, तो पिस्टन ऊपर चढ़ेगा 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 चढ़ेगा, अंदर प्रेशर कम होगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम होगा कम होगा कम होगा कम होगा, ऊपर और नीचे वाला प्रेशर जहां इक्वल हो गया
बस वहीं पर मजा आ जाएगा, मतलब वहीं पर रुक जाएगा, है ना। तो मूवेबल पिस्टन का यही फायदा होता है, ऊपर जितना प्रेशर अंदर भी उतना ही प्रेशर। सर अंदर प्रेशर आया किसकी वजह से, कहता है 0.1 मोल ऑफ हीलियम भर रखा आपने, हीलियम के मोल कितने दे रखे हैं 0.1, ठीक है, एंड 1 मोल ऑफ अननोन कंपाउंड, एक अननोन कंपाउंड है उसका मोल 1 दे रखा है और उसका वेपर प्रेशर दे रखा है 0.6 एटीएम। ओहो हो, मतलब जो अंदर प्रेशर है वो कितना है 0.6 एटीएम, किसकी वजह से, उस कंपाउंड की वजह से, अननोन कंपाउंड की वजह से 0.6 एटीएम एंड 0 डिग्री सेल्सियस आर इंट्रोड्यूस्ड। कॉमन सेंस की बात क्या है कि एक्सटर्नल प्रेशर जो होगा वो 0.68, मैं ऐसे कह सकता हूं, प्रेशर ऑफ कंपाउंड प्लस प्रेशर ऑफ हीलियम के बराबर होगा। बताओ ना, अरे भाई अभी तो मैंने बोला अगर पिस्टन मूवेबल है, वो जहां रुक रहा है इसका मतलब ऊपर और नीचे वाला प्रेशर सेम है। बताओ, ऊपर और नीचे वाला प्रेशर सेम है, तो ऊपर वाला प्रेशर 1 है, अंदर वाला प्रेशर 0.68 प्लस हीलियम का प्रेशर, तो ये 1 इज इक्वल टू 0.68 प्लस प्रेशर ऑफ हीलियम। तो यहां से पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम कितना मिल जाएगा बताइए, 1 माइनस 0.68 बोले तो 0.32 एटीएम। कोई बोल ही नहीं रहा, ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर है, 0.32 एटीएम मिल जाएगा। ऑल राइट, क्वेश्चन में क्या पूछा है, कंसिडरिंग द आइडियल गैस बिहेवियर द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। मेरे से पूछा है इसका वॉल्यूम कितना होगा, क्या दिक्कत है, हीलियम गैस के लिए PV इज इक्वल टू एनआरटी लगा दो। सर क्यों, अरे मेरे भाई जितना गैस जो होती है ना आपकी, वो पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है ना, मतलब जो हीलियम का वॉल्यूम होगा ना, वो ये पूरा वॉल्यूम हीलियम ऑक्यूपाई कर लेगी। ये वॉल्यूम निकालना है, प्रेशर कितना हीलियम का 0.32, वॉल्यूम निकालना है। हीलियम के कितने मोल है, 0.1 मोल दे रखा है, 0.0821, और टेम्परेचर कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 0 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है, 273। सॉल्व कर सकते हो क्या यहां से, हाँ जी, क्या ये कैलकुलेशन आप लोग कर पाओगे क्या, जहां तक मुझे लग रहा है नहीं 7 लीटर आएगा, आंसर है आंसर कितना 7, कितना मिलेगा आंसर 7 मिलेगा। क्या मेरी बात सही है, अरे बोलो भाई, तुम्हें समझ में आया क्या कुछ, क्लियर है, क्लियर, पक्का, यस पक्का, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा और वो होगा 2009 IIT JEE 2009 का। देख लेते हैं एक बार क्या कह रहा है क्वेश्चन, अच्छे से पढ़िए जरा। At 400 Kelvin, the root mean square velocity, root means square speed कह दो, velocity कह दो, of a gas X is equal to the most probable speed of gas Y at 60 Kelvin. The molecular weight of gas Y is. देखो ये मतलब मॉलिकुलर स्पीड्स के जो हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं वहां से ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मतलब आईआईटी का फेवरेट रहा है पहले, आजकल कुछ सालों में इस पे क्वेश्चन नहीं आया है, मतलब डायरेक्ट इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया है, इनडायरेक्टली तो पूछा ही गया है ना, तो मतलब वो आपसे आगे के लिए क्वेश्चन इस तरह का और पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है।
हाँ जी, तो आप देखो कह रहा है एक गैस है x जिसका मॉलिक्यूलर मास इक्वल है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ y, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। मास खत्म हो गया। ऐसे कह सकता हूं कि जो VRMS है बेटा वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है साहब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मतलब VMP के इक्वल है। अब VRMS का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, √3RT/mw। ये किसकी बात हो रही है, गैस x की बात हो रही है, ठीक है। और जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला आप लोग क्या लिखते हो, VMP मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला VMP मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला लिखते हो √2RT/mw, किसका, गैस y का। बताओ, जो क्वेश्चन में बोला मैंने वैसे कर दिया, ठीक है साहब। अब देखो क्या बन जाएगा, 3 × R से R तो उड़ गया। इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है, गैस x का टेम्परेचर है सर 400। सर इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है 40। अरे वाह, कैलकुलेशन भी बहुत आसान दे रखी है। इधर देखो जरा 2 है और इसका टेम्परेचर कितना दे रखा है 60 केल्विन, और इसका मॉलिक्यूलर वेट हमसे पूछा है सर ये हो गया 10। मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 2 × 60 डिवाइडेड बाय 30, 4 आ जाएगा, मतलब 4 ही आ रहा है क्या, 4, यस 4, बिल्कुल सही कह रहे हो, 4 आएगा, खत्म है ना। तो एक बहुत ही आसान सा साधारण सा क्वेश्चन था, और 2009 में, हालांकि काफी टाइम हो गया इस तरह के क्वेश्चंस को पूछे हुए। आजकल इस तरह के क्वेश्चन जेईई मेंस में भी पूछ लेता है ना। एडवांस में अगर ये पूछेगा भी ना तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं देगा, कुछ ना कुछ तो इसमें ट्विस्ट जरूर देगा वो कहानी में, है ना। और एक आधा कोई और कुछ चीजें लगा लगू के फिर आपके सामने पेश करेगा। इतना साधारण क्वेश्चन शायद ना पूछे, मतलब, है ना। आइए आगे की तरफ चलते हैं और बात करते हैं IIT JEE 2008 के एक और क्वेश्चन की। और ये जो क्वेश्चन है इसमें भी 1 और मोर ऑप्शंस करेक्ट है, एक या फिर एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं भैया, 1 और मोर ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, अच्छे से देखिए। कहता है गैस डिस्क्राइब्ड बाय वैन डर वाल्स इक्वेशन, ठीक है, एक गैस है वैन डर वाल इक्वेशन, ए गैस डिस्क्राइब्ड बाय वैन डर वाल इक्वेशन, ठीक है। वैन डर वाल इक्वेशन P + n², मेरे हिसाब से आप सब लोगों को बताइए, n²a/v², v - nb = nRT होता है, ठीक है ना। ये कहता है बिहेव सिमिलर टू आइडियल गैस इन द लिमिट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। बिल्कुल सही है क्या ये, अरे भैया अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है इसका मतलब प्रेशर बहुत कम है, प्रेशर बहुत कम है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा, गैस के पार्टिकल्स के बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। सर लग रहा है ऐसा कि ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है ना, क्योंकि आइडियल गैस मतलब वहां पर कोई पार्टिकल्स के बीच किसी तरह का कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। कहता है बिहेव सिमिलर टू एन आइडियल गैस इन द लिमिट ऑफ लार्ज प्रेशर। सरासर झूठ बोल रहा है, सरासर गलत बात है। अगर प्रेशर आपने बढ़ा दिया, लार्ज प्रेशर पे गैस के पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, उस केस में आप इंटर पार्टिकल फोर्सेस को नेग्लेक्ट नहीं कर पाओगे, है ना, वहां पर आप आइडियल गैस की बात नहीं कर पाओगे, ठीक है सर। इज कैरेक्टराइज्ड बाय वैन डर वाल्स कोएफिशिएंट्स दैट आर डिपेंडेंट ऑन द आइडेंटिटी ऑफ द गैस बट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर। क्या गजब बात बोली है, मतलब टेम्परेचर प्रेशर के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, वैन डर वाल कांस्टेंट A और B का, ये डिपेंड करते हैं किस पे, गैस की नेचर पे। A जो होता है वो इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है, B जो है मॉलिक्यूलर साइज पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर से महाराज कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। Has the pressure that is lower than the pressure exerted by the same gas behave ideally? Yes, बिल्कुल सही बात है। देखो प्रेशर के बारे में आप लोग ऐसे कहानी लिखते थे ना, एनसीईआरटी में भी दिया ये। यहां पर देखो, अगर मान लो यहां पर कोई पार्टिकल है, आइडियल गैस है, तो उसको चारों तरफ से पार्टिकल अपनी तरफ खींचेंगे, तो यहां पर जो इसका नेट फोर्स होगा वो 0 होगा, है ना, ठीक है सर, कहीं मूव नहीं करेगा। अब एक चीज सोच के देखो, एक पार्टिकल है, जो गैस का पार्टिकल यहां है, उसको पीछे की तरफ पार्टिकल हिट करेंगे, खींचेंगे अपनी तरफ, तो ये इस दीवार पे जिस वेलोसिटी से जाके हिट करेगा थोड़ी सी कम हो जाएगी ना। सोच के देखो, आप भाग रहे हो, आपके पीछे कोई रस्सा लटका दे, रस्से से खींचने लगे, तो आपकी जो स्पीड है फ्रंट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो कम हो जाएगी। तो वही सेम केस यहाँ पर भी है। ये गैस का पार्टिकल है, उसको पीछे वाले गैस के पार्टिकल अपनी तरफ खींच रहे हैं, और पार्टिकल अपनी तरफ खींच रहे हैं, इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, रियल गैस की बात कर रहा हूँ, है ना, रियल गैस की बात, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन की बात रियल गैस के लिए होती है। तो ये जो गैस है का पार्टिकल है, उसको पीछे की तरफ से
अट्रैक्शन फील हो रहा है, उस वजह से ये बहुत ज्यादा वेलोसिटी से इसको आके हिट नहीं कर पाएगा, बहुत ज्यादा मोमेंटम अपना ट्रांसफर नहीं कर पाएगा गैस का पार्टिकल इस दीवार को। जो ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो भी थोड़ा कम होगा, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, उतना फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पाएगा पर यूनिट एरिया। क्यों? क्योंकि उसको पीछे से खींच रहा है कोई। वहीं पर अगर मान लो आइडियल गैस का पार्टिकल है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, दौड़ता हुआ आ रहा, सांड की तरह आके इसको हिट कर देगा, ज्यादा फोर्स लगाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। तो जो रियल गैस का प्रेशर होता था आइडियल गैस के प्रेशर से कम होता था, फिर उसमें आप ऐड करते थे n²a/v², है ना। तो बिल्कुल सेम चीज यही तो लिखी है इसने यहाँ कि ये जो वैंडरवाल इक्वेशन से जो गैस आती है, जो रियल गैस आती है, उसका जो प्रेशर है वो लोअर होता है देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सेम गैस बिहेविंग आइडियली। आइडियल गैस के प्रेशर से कम होता है। तो ए, सी और डी इस केस में बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो जनाब, कहता है रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड आंसर एज पर द डायरेक्शन गिवन बिलो। ठीक है जी, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 1, 2 उस तरह का क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ वैंडरवाल कांस्टेंट ए इज लार्जर फॉर अमोनिया देन फॉर नाइट्रोजन एंड स्टेटमेंट 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन अमोनिया। छोटी सी कहानी सीखो। ए जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इंटर पार्टिकल फोर्सेस के, है ना। मुझे एक बात बताइए, जो अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, अमोनिया, यहां पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है सर। दूसरी ये बात कर रहा है किसकी, नाइट्रोजन की। अरे महाराज, नाइट्रोजन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो 2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच कौन सा लंडन फोर्स होगा सर, डिस्पर्शन फोर्स। और अगर मैं तुमसे पूछ लूं गलती से कि मुन्ना एक बात बता दे, स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड और लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में से, है ना, तो ईमानदारी से बता दे किसका ज्यादा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का होगा कि नहीं होगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड तेरा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, या अगर यहां इस केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इंटरपार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसका मतलब ए की वैल्यू NH3 के लिए ज्यादा होगी। लेकिन अगर बी का वैल्यू पूछता तो N2 के लिए ज्यादा होती, बिकॉज यहां पर साइज बड़ा हो जाता है उसका, हाइड्रोजन की साइज छोटी होती है। वाह सर, मतलब एकदम बढ़िया क्वेश्चन था सर, एकदम जोरदार सर, मजा आ गया मतलब, है ना। आओ जी, आसान सा क्वेश्चन था। आइए कुछ और कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखो क्या कह रहा है, लिखता है एन इवैक्यूएटेड ग्लास वेसल, एन इवैक्यूएटेड ग्लास वेसल वेज 50 ग्राम व्हेन एम्प्टी। 50 ग्राम है उसका वेसल का मास जब वो खाली है, 148 ग्राम व्हेन फिल्ड विद ए लिक्विड। तो मैं अगर आपसे पूछूं इस लिक्विड का मास कितना है, आप बोलोगे सर टोटल मास है 148, उसमें से 50 को माइनस कर दो ना अगर आप, मजा आ जाएगा सर। 98 ग्राम लिक्विड का मास है। बोलो समझ में आ गई क्या बात? अरे भाई कंटेनर खाली है तो उसका मास कह रहा है कि कितना है, 50 ग्राम, और उसमें आपने लिक्विड भर दिया तो 148 ग्राम, इसका मतलब लिक्विड कितना भरा है, 148 माइनस 98 माइनस 50 मतलब 98 ग्राम। ठीक है साहब। ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दे रखी है भैया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दे रखी है 0.98 ग्राम पर ml, बहुत ही बढ़िया। एंड 50.5 ग्राम व्हेन फिल्ड विद एन आइडियल गैस। अगर मैं मास ऑफ आइडियल गैस आपसे पूछ लूं गलती से, ईमानदारी से बता देना बे, अगर मैं तुमसे आइडियल गैस का मास पूछ लूं कितना हो जाएगा, 50.5 माइनस 50, सर ये तो 0.5 ग्राम ही है। बिल्कुल सही है। और आइडियल गैस का जो प्रेशर है वो 0.6 ATM दे रखा है, आइडियल गैस का प्रेशर 760 mmHg दे रखा है। तो मुन्ना एक बात बता दे, क्या मैं इसको 1 ATM लिख दूं क्या? ठीक है सर लिख दो। और सर इसका टेम्परेचर कितना दे रखा है, 300 केल्विन दे रखा है। सर मजा आ गया, मतलब गजब। टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन है। ठीक है, वेरी गुड। प्रेशर इतना, टेम्परेचर इतना, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। जो गैस है इसका मॉलिक्यूलर मास आपसे पूछा है। देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, है ना। तो यहां से मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूं क्या? मेरे पास मास है लिक्विड का 98 डिवाइडेड बाय 0.98, तो इसको 98 इंटू 10 टू द पावर -2 लिख दूं, ऊपर जाएगा 100 ml हो जाएगा। वॉल्यूम कितना आ गया, 100 ml। 100 ml का मतलब मैं ऐसे लिख दूं क्या, 0.1 लीटर।
कोई दिक्कत थोड़ी ना किसी को। यस, तो जो कंटेनर का वॉल्यूम है वो मुझे कितना मिल गया, मतलब उसी में लिक्विड भरा आपने 0.1 लीटर। और अगर मैं गैस की बात करूं तो सर गैस के लिए तो इक्वेशन होती है पीवी इक्वल टू एनआरटी, और सर एन को ऐसे लिख दूं, गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू आर इंटू टी। बताओ प्रेशर है मेरे पास कितना 180 1 बार 1 एटीएम, वॉल्यूम कितना है 0.1, और मास कितना है गैस का 0.5, मोलर मास कितना है पूछा है मेरे से 0.0821, और टेम्परेचर बता दे भाई, टेम्परेचर कितना दे दिया 300 केल्विन दे दिया। ले अब तो इसको सॉल्व कर ले, मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू फटाफट से बता दे कि कितनी मिल रही है तुझे। हाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा भैया। हाँ जी कितना मिल रहा है? यस यस यस, मेरे हिसाब से ये लगभग 123 ग्राम मिलेगा। कितना 123, 123.15 कुछ ऐसा आएगा, और उसको आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करके कितना लिख सकते हो 123 ग्राम पर मोल लिख सकते हो, है ना। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। सीधा सा क्वेश्चन था, साधारण क्वेश्चन है। यस पूछा जा सकता है इस तरह का कोई क्वेश्चन। चलिए फिर आगे चल लेते हैं और एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो जी ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है भाई, अच्छे से देखना, ठीक क्वेश्चन है। देखो जनाब क्या कह रहा है क्वेश्चन, लिखता है कि मिक्सचर दे रखा है इथेन का, ठीक है साहब, फॉर्मूला हमें पता है C2H6, और इथीन भी दे दिया, बहुत ही अच्छी बात है, C2H4 ऑक्यूपाइज 40 लीटर एट 1 atm एंड 400 केल्विन। जो गैस है ना उसका वॉल्यूम दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, हमें ये नहीं दे रखा वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम दे रखा है, गैस के मोल्स नहीं पता है ना, टोटल गैस के मोल कितना है, ठीक है साहब। The mixture reacts completely with 130 gram of O2 to produce CO2 and H2O. Assuming ideal gas behavior, calculate the mole fraction of C2H4 and C2H6 in the mixture. मतलब कैलकुलेशन लंबी लग रही है भाई, कैलकुलेशन लंबी लग रही है इसमें मुझे। क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना तुम्हें, क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा शायद, है ना। देखो C2H6 जो होगा उसका भी कंबशन करवाना है O2 की प्रेजेंस में, और C2H6 का C2H4 का भी कंबशन करवाना है ऑक्सीजन के साथ, है ना। और कह रहा है कि ऑक्सीजन कंबशन से CO2 इतना बनेगा, मतलब इतना ऑक्सीजन इसमें काम आएगा, और कह रहा है आइडियल गैस बिहेवियर है, तो मोल फ्रैक्शन बता दो आप दोनों गैसेस का। देखो एक चीज मुझे एक बात बताओ, मेरे पास जो गैसेस है ना उसका वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है मुझे 40 लीटर, प्रेशर दे रखा है 1 atm, और टेम्परेचर दे रखा है 400 केल्विन। तो क्या मुझे एक बात बता सकते हो आप लोग, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा के गैस के टोटल मोल्स निकाल सकते हो क्या यहाँ से? हाँ जी, गैस के टोटल मोल्स निकाल सकते हो क्या आप लोग? एक बार कैलकुलेट करके बताओ देखें, क्योंकि इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। गैस के टोटल मोल्स कितने होंगे, कैलकुलेट करो देखें, कैलकुलेटर निकालो फटाफट, कैलकुलेटर निकालो फटाफट। हाँ जी फटाफट देखो जरा कितना मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां से जो टोटल मोल्स आएंगे वो 1.2 आएंगे, मतलब ये 10 बचेगा ना, ठीक है। कितने मोल आ गए गैस के, टोटल गैस के मोल हैं 1.2 मोल्स, ठीक है। अच्छा 1.2 में से मैं ऐसे कर लूं जो C2H6 के मोल हैं, C2H4 के मोल मान लेते हैं x मोल्स, तो इसका मतलब जो C2H6 रहा होगा उसके मोल कितने होंगे 1.2 माइनस x मोल। बताओ ना, नहीं तुम ही बता दो, कुछ गलत थोड़ी ना है भाई। टोटल जो मोल हैं दोनों के मिला के वो आए हैं 1.2, दोनों के मिला के 1.2, एक्स का x मान लिया, दूसरे का 1.2 माइनस x हो जाएगा, क्या दिक्कत है? ठीक है, ठीक है सर। अब आप एक चीज सोच के देखो, अगर मैं C2H4 का कंबशन करवाता हूं क्या बनता है, CO2 प्लस H2 बनता है,
रिएक्शन बैलेंस करो, कार्बन के 2 हो जाएंगे और यहां जाएगा 2 और ये हो गया 4 और 2 6 3। ठीक है, अब सोचो अगर C2H4 के x मोल हैं तो यहां O2 के कितने मोल काम आएंगे इसके साथ रिएक्ट करने के लिए? 3 × x मोल। मेरी बात तुम लोग समझ पा रहे हो शायद भाई, 3 गुने रिएक्शन बैलेंस है ना, एक बार आप रिएक्शन को देख लेना, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए 6 4 2 6। हाँ, मतलब इसके x मोल के साथ रिएक्ट करने के लिए O2 के कितने मोल काम आएंगे? 3x मोल। और वैसे ही सोचो आपने कंबशन करवाया है C2H6 का, तो मेरे भाई इसका भी तो कंबशन करवा दे, क्या बनेगा? CO2 + H2 बनेगा, क्या दिक्कत है? वापस से इस रिएक्शन को बैलेंस कर, ये ले कार्बन बैलेंस हो गया हाइड्रोजन के लिए, 3 दूनी 6, 4 और 3 7 है ना, तो 7/2 आएगा। अब तू खुद सोच के देख, C2H6 के कितने मोल है तेरे पास? 1.2 - x। तो इसके साथ रिएक्ट करने के लिए O2 के कितने मोल काम में आएंगे? तू लिखेगा 7/2 × 1.2 - x। कैलकुलेशन है थोड़ी सी, है ना, सही लिखा है मैंने। अब लेकिन क्वेश्चन में पता है क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि जो O2 जो है ना, O2 कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए O2 के कितने मोल है? O2 कितना मास है? 130 ग्राम। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, जो O2 के टोटल मोल कंबशन में काम में आए कितने हो जाएंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास, बोलो हाँ ना। तो यहां से गिवन मास है 130 और O2 का मॉलिक्यूलर मास सारी दुनिया जानती है 32। बताइए, ये हैं O2 गैस के टोटल मोल्स जो इस गैसियस मिक्सचर के साथ रिएक्शन में काम में आ रहे हैं। क्लियर? ठीक है सर, तो यहां से ये टोटल मोल है और हमारे पास टोटल मोल कितने मिले हैं? 3x + 3x यहां पर काम में आएंगे, 7/2 × 1.2 - x यहां पर काम में आएंगे और दोनों की वैल्यू मिलके कितनी आएगी? 130/32। सॉल्व कीजिएगा और खटाक से x का वैल्यू बताइए। सॉल्व कीजिए और खटाक से x का वैल्यू बताइए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बताओ बताओ फटाफट बताओ। मेरे हिसाब से यह आएगा 0.4, है ना। देख लेना एक बार यार कैलकुलेशन करके, x का वैल्यू कितना आएगा? 0.4। x का वैल्यू 0.4 है, इसका मतलब ये किसके मोल है? C2H4 के। और अगर मैं C2H6 के मोल निकालूंगा वो कितना हो जाएगा? 1.2 - x। दादा हाँ ना बोलो ना। तो 1.2 - x का मतलब हो गया 0.8। दोनों के मोल आपके पास है, C2H4 है ना ये, C2H4। हाँ, C2H4 के मोल है 0.4 और टोटल मोल थे 1.2, उसमें से x मोल 0.4 उसके हैं, तो बाकी के मोल 0.8 किसके होंगे? C2H6 के होंगे। हमसे क्वेश्चन में मोल नहीं पूछा है, हमसे पूछा है मोल फ्रैक्शन। अरे मेरे भाई, मोल फ्रैक्शन C2H4 का कितना होगा? मोल्स ऑफ C2H4 डिवाइडेड बाय टोटल मोल। टोटल मोल्स कितने हैं? 1.2। तो ये कितना है देखो, 0.4 डिवाइड बाय 1.2 है ना, 1/3। मतलब ये लगभग 1/3 और 1/3 मतलब हो गया कितना? 0.33 के लगभग आएगा। यस, लगभग 0.33 के इक्वल आएगा। और वैसे ही अगर मुझे मोल फ्रैक्शन C2H6 का निकालना हो तो 1 - 0.33 कर दो, लगभग 0.66 के इक्वल आएगा। देखो जी, एक बढ़िया क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है। यस, एक ठीक सा क्वेश्चन, ठीक ठाक क्वेश्चन आपने खुद से सॉल्व किया है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है ना। कैलकुलेशन है, हालांकि थोड़ी सी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है, लेकिन मतलब कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। टाइम खूब होता है, जेईई एडवांस का जो पेपर होता है ना, उसमें टाइम का ऐसा कोई लफड़ा नहीं होता है ना, कि भाई टाइम कम पड़ रहा है या फिर ऐसा कुछ हो रहा है। टाइम का कोई सीन नहीं है, आप लोग जितना मर्जी उतना टाइम लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जितना मर्जी। मतलब ऐसा भी नहीं कि आधा घंटा के क्वेश्चन को लेके बैठे हो, लेकिन हाँ मतलब एज सच इतना कोई बहुत ज़्यादा टाइम का प्रॉब्लम होता नहीं है जेईई एडवांस के पेपर में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ अ गैस इज एक्सपेंडेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब तुम मुझे खुद एक बात बताओ,
तुम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी जानते हो। अगर तेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है और तू क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, मतलब वॉल्यूम बढ़ा रहा है, तो प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा, कम होगा ना। अरे कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी होता है। तो अगर गैस एक्सपेंड कर रही है मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इसका मतलब प्रेशर डिक्रीज करेगा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल रिमेन्स द सेम, बिल्कुल सही बात है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो किसका फंक्शन होती है, आज ही बताया था। काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर आपने टेम्परेचर सेम रखा है तो काइनेटिक एनर्जी का कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। आओ आगे चलते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस, बिल्कुल सरासर गलत बात है। और लिखता है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इंक्रीजेस। क्यों भाई, गैस के मॉलिक्यूल कैसे इंक्रीज कर जाएंगे, कुछ और आपने एडिशनल बाहर से डाला थोड़ी ना, गैस के मॉलिक्यूल इंक्रीज करेंगे, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा मॉलिक्यूल्स पे, है ना। चलो जी, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन है आईआईटी जेईई 2003 का, पुराना क्वेश्चन है ना। पुराना क्वेश्चन जानबूझ के लिया है मैंने कि क्या पता कहीं से इधर उधर कुछ ना पूछ ले। ठीक है, हाँ जी, आओ देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। लिखता है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज 400 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ द गैस। मतलब वी एवरेज दे रखा है यार, क्या करना है इसमें, अब 400 दे रखा है, वी आरएमएस पूछा है। वी एवरेज का फॉर्मूला आपको पता ही है, √8/पाई RT/MW, और ये √3 RT/MW आपसे पूछा है। कर लोगे क्या, हो जाएगा क्या, दोनों को डिवाइड कर देना, RT/MW से RT/MW हो जाएगा, सॉल्व कर लेना, खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये खुद से करना यार, है ना, इसको आप लोग करना खुद से, कर लोगे इसको। इसका आंसर भी अगर रहेगा तो मैं डाल दूंगा, है ना, आंसर अगर रहेगा तो मैं डाल दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा, देखो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। कह रहा 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस एट 0.8 atm टेक्स 38 सेकेंड टू डिफ्यूज थ्रू ए पिन होल, whereas 1 mole of an unknown compound of xenon with fluorine at 1.6 atm takes 57 seconds to diffuse through the same hole. अच्छा, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। अच्छा, जिनोन का फ्लोरीन के साथ एक कंपाउंड है, तो मान लेते हैं ऐसे, जिनोन का फ्लोरीन के साथ कंपाउंड है, लेट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या मान ले, XeF कुछ ऐसा होगा, X2465 ऐसा कुछ होगा, हमने XeFn मान लिया। ठीक है सर। नाइट्रोजन गैस का 1 मोल दे रखा है, नाइट्रोजन गैस का, यहां पर मैं नाइट्रोजन की बात कर लेता हूं, नाइट्रोजन गैस का मोल दे रखा है बेटा 1, और प्रेशर दे रखा है कितना 0.8, और टाइम दे रखा है कितना 38 सेकेंड। ठीक है, अच्छा, वहीं पर अगर मैं लिखूं, अच्छा एक बात बताओ, जो डिफ्यूज हो रहा है, अगर डिफ्यूज हो रहा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ नाइट्रोजन क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, मोल्स डिफ्यूज अपॉन टाइम टेकन 1/38 लिख दूं क्या, लिख सकता हूं ना। अरे रेट ऑफ डिफ्यूजन यही तो होता है, कितने मोल डिफ्यूज हुए कितने टाइम में। ठीक है, ठीक है सर। और ये जो XeFn है, इसका भी मोल दे रखा है 1, और इसका जो प्रेशर है वो दे रखा है 1.6 atm, और ये जो टाइम ले रहा है वो कितना ले रहा है 57 सेकेंड्स। तो इसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो कितना होगा, वो भी हो जाएगा 1/57। दोनों के हमने रेट ऑफ डिफ्यूजन निकाल लिए, दोनों के प्रेशर हमें पता है। तो एक चीज मुझे और बताओ, रेट ऑफ डिफ्यूजन को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, P/√MW। और सर ये फॉर्मूला तो पढ़ा है हमने, डायरेक्टली P होता था यहां पार्शियल प्रेशर और MW होता था मॉलिक्यूलर वेट, है ना। अब ये वाला फॉर्मूला मैं क्यों काम में लिया हूं, क्योंकि मुझे पता है यहां से मुझे मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा गैस का। यस, मॉलिक्यूलर वेट मुझे यहां से गैस का मिल जाएगा। कैसे,
आओ देखो, मैं एक रिलेशन बनाऊंगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCFN, किसके बराबर? प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ HCFN और अंडर रूट में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCFN डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन। बताइए, तो यहां से रेट ऑफ डिफ्यूजन नाइट्रोजन का कितना है बेटा? 1/38 और ये कितना? 1/57। प्रेशर नाइट्रोजन का कितना दे रखा है? देखो डायरेक्ट लिखा था पहले तो हमारे लिए आसान हो गया, 0.8 और ये कितना दे रखा है? 1.6 ATM। HCFN का मॉलिक्यूलर वेट मुझे नहीं पता, नाइट्रोजन का मुझे मॉलिक्यूलर वेट पता है। क्या इस इक्वेशन को सॉल्व करके मैं HCFN का मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकता हूं क्या? मेरे हिसाब से लगभग 258 कुछ समथिंग आएगा। कितना आएगा? लगभग 258 समथिंग। अब ये जो मॉलिक्यूलर वेट है ये HCFN का है, तो ये 258 किस किस के बराबर होगा? एटॉमिक मास ऑफ Hc प्लस n टाइम्स ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फ्लोरीन। कितना है? 19 इज इक्वल टू 258। n का वैल्यू लगभग 6 के बराबर आएगा और 6 के बराबर है, मतलब फॉर्मूला क्या बन जाएगा? XeF6। फॉर्मूला बन जाएगा XeF6। बताइए, क्या आपको कहानी समझ में आई क्या? यस 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 बोलना पड़ेगा। क्या क्लियर हुआ ये जो हम लोगों ने किया अभी? क्या कुछ समझ में आया आपको? क्या किया था? कंपाउंड का फॉर्मूला दिया था, नाइट्रोजन और HCFN दोनों के लिए जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी थी वो हमने इन्फॉर्मेशन लिख ली एक तरफ। फिर उसके बाद रेट ऑफ डिफ्यूजन का हमने बनाया क्या? रिलेशन, और रेट ऑफ डिफ्यूजन का रिलेशन बना के यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट निकाला और मॉलिक्यूलर वेट निकाल के n का वैल्यू निकाल लिया। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या दिक्कत है ना? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आगे चलिए एक और क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो मैं आपसे कह रहा था रेट ऑफ डिफ्यूजन पे जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना? और रेट ऑफ डिफ्यूजन एक टाइम पे जेई का फेवरेट हुआ करता था। काफ़ी सारे क्वेश्चन डिफ्यूजन पे पूछता था, VRMS वेलोसिटी वगैरह इन पे क्वेश्चन आते थे। तो हो सकता है इस साल पूछ ले वापस, है ना? ये वाला ट्रेंड वापस फॉलो हो जाए और इस तरह के क्वेश्चन आपको वापस देखने को मिल जाए, है ना? आओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है देखो, लिखता है a 4:1 molar mixture of helium and CH4 is obtained in a vessel at 20 bar pressure. Due to a hole in the vessel, the gas mixture leaks out. Obvious बात है ना? एक में आपने दोनों ले रखे हैं, एक आपने कंटेनर ले रखा है और इस कंटेनर में आपने हीलियम भर रखी है और CH4 फिल कर रखी है ना? और दोनों का जो मोलर रेशियो है वो कितना दे रखा है? 4:1 दे रखा है। ठीक है सर। और जो टोटल प्रेशर है ना, P टोटल जो है वो कितना दे रखा है? 20 बार दे रखा है। अच्छा, अब इसमें छोटा सा होल कर दिया तो डिफ्यूजन होने लगेगा। द गैस मिक्सचर लीक्स आउट। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर इफ्यूजिंग आउट इनिशियली? जो बाहर निकल रहा है ना उसका कंपोजिशन बताइए क्या होगा, है ना? तो सर देखो ना, मतलब एक चीज तो यहां से हमें डायरेक्ट समझ में आ रही है। सर मुझे एक चीज डायरेक्ट समझ में आ रही है, वो क्या है? अगर दोनों का मोलर मेरे पास रेशियो दिया है ना, तो सर मैं एक काम करूं क्या, यहां से पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम निकाल लूं क्या? सर कैसे निकालोगे? 4/1 + 4 इंटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। तो ये हो जाएगा बेटा 5 × 20 16 बार। कितना मिल गया? 5 × 20 और 16 बार मिल गया। हाँ ना बोलो। अगर इसका प्रेशर 16 बार है तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर CH4 का जो प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा? 4 बार हो जाएगा। नहीं बोल तो दो, 4 बार होगा कि नहीं होगा? ठीक है सर। अब एक तुम मुझे और बताओ बात, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है हीलियम का और जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है CH4 का, मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऐसे लिख सकता हूं, अभी जो एक क्वेश्चन करवाया था P/√/mw, लिख दूं क्या? लिख दे। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4, प्रेशर ऑफ हीलियम डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ CH4,
मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम। दादा हाँ ना बोल दे, समझ में आ रहा तुझे? तो अब ये जो डिफ्यूजन का रेट है इसका रेशियो निकाल ले, बस यही है तेरा कॉम्पोजिशन। पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम कितना है? 16 डिवाइड बाय 4, ये है 16 डिवाइड बाय 4, ये है 4 इंटू ये है 2। तो दोनों का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा ना उसका रेशियो कितना है? 8 है। अगर मेरे से कंपोजिशन पूछे, कंपोजिशन क्या होगा, मतलब भाई देखो सेम टाइम में दोनों गैसेस के मॉलिक्यूल डिफ्यूज हो रहे हैं, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है ना हम लोग बोलते हैं वो होता है N/T, मोल्स अपॉन टाइम टेकन। टाइम तो सेम है, तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो होगा वही मोल्स का रेशियो होगा इस गैस के जो यहां से डिफ्यूज हो रही है। तो कंपोजिशन मेरे से पूछा था, आप लोग बोल दोगे सर कंपोजिशन है कि गैस की 8:1 मोलर रेशियो में हीलियम और CH4 गैसेस यहां से डिफ्यूज हो रही है। 8:1 मोलर रेशियो, बताइए 8:1 मोलर रेशियो। क्या मेरी बात आपको समझ में आई क्या? हाँ ना पड़े बोलना पड़ेगा। क्लियर है? बस तो बस इसी तरह के क्वेश्चन है बेटा, और रिपीट होते रहेंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी डाल दूंगा, है ना। से ये वाला क्वेश्चन है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का क्वेश्चन है, हो जाएगा, मतलब आप लोग इसको बड़े आराम से कर सकते हो, या आप लोग चाहो तो कर लेना। ये भी आप लोग कर लेना, मैं इनके आंसर भी डाल दूंगा, है ना, ताकि आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको और कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, है ना। ये भी आपका होमवर्क है, एक बार इसको भी देख लेना। और भी अगर कोई क्वेश्चन छूटा हो हमसे, ठीक है, ये भी लिख लेना, एक और क्वेश्चन, है ना। तो ये बाकी क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में कर ही लिए हैं टोटल। इनके मैं आंसर आपको डाल दूंगा, ठीक है ना। तो इसे आंसर से फायदा क्या होता है? आंसर से फायदा ये होता है कि भाई जो क्वेश्चंस हम लोगों ने किए होते हैं ना, वो पता लग जाता है कि हमने सही किया है या फिर गलत किया है ना। मैं सही कह रहा हूं ना? तो अब एक और सेशन, जो अपना अगला सेशन होगा वो किस पे है? शायद मेरे हिसाब से थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री एंड सरफेस केमिस्ट्री, है ना। सरफेस केमिस्ट्री भी वो चैप्टर है जिसको सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है ना। तो ये 3 चैप्टर हैं। एक और सेशन, अगला जो सेशन होगा मैं ये वाला सेशन लेने वाला हूँ, ठीक है, डन। तो सेशन करें फिर आज का खत्म। इसमें मतलब बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, जैसा मैंने आपसे कहा, क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे, इस तरह के आपस में क्वेश्चन और पूछा जाएगा, ठीक है जी, डन है। चलो फिर नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी आपसे वापस। तब तक सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और पढ़ाई जरूर करते रहें दादा, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। चलिए फिर, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।